नड्डा जी में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ना उसका, संसद में बैठ कर ये करते हैं, महबूबा महबूबा गुलशन में गुल खिलते हैं, जब से रामे मिलते मैं और तू, तो फूल बाहरों से निकला, चांद से निकला दिल डूबा। भाई तीसरी जो जीत हुई है, जो हार जैसी लग रही है, और जिसकी खुशी में आप हमने मिठाइयाँ हम आपको खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और फरेरो आज तक है। हाँ। अरे पिछला वाला BHY नहीं किया इन्होंने शूट भाई, उसके गम में। नहीं, मैं वेट कर रहा था कि आरफा जी का कुछ आ जाए, नसीर भाई का कुछ आ जाए, तो उनके आरफा जी ने कहा है कि दिस मोदी इज डिमोनिस्ड एंड डीमोनेटाइज्ड इन अ वे। उनका भी चैनल डिमोनेटाइज हो गया? नहीं, उनका चैनल डिमोनेटाइज नहीं हुआ है। अब ठीक है, मैं हिंदी ही बोला करूँगा आज से, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मैंने माफ़ कर दो। कि 102 झूठ जिन पर मैंने खुद लाइव किया है कि भाई साहब कंटिन्यूअसली झूठ चले हैं और IT सेल सोता रहा। IT सेल ने एक पर भी आकर के, IT सेल अकेला नहीं सो रहा था, एक दूसरे के साथ सो रहा था, ही सो रहे थे, ज्यादा गहरी नींद में थे लोग। एक ही हॉल में थे और हमारे चाणक्य जी भी सो रहे थे, और चाणक्य जी ने पे ही सबसे बड़ा खेल कर दिया। चाणक्य पे ही चैनल बंद करवाओगे हैं? चाणक्य जी पे कुछ मत बोले, दो आदमी कुछ अच्छा, मत बोले। हाँ, मोदी जी और शाह जी। रोम का राज जब चला करता था तो उसमें बड़ी भारत की बात कर लो कभी, सुनो अरे यार। भारत में भी कब नहीं, श्री कृष्ण काल में कभी ऐसा हुआ रोम ना लाओ। अब यहाँ जो है बड़ा अच्छा वो करो जी, आशुतोष की तरह करो, पसंद करो मोदी जी, मोदी साहब से गुजारिश आप यहाँ का बताओ, इंडिया का, इंडिया में फ्रीली इंडिया का ही एग्जांपल आएगा इसमें। सुनिए तो सही, रोमन्स का जब राज हुआ करता था, जबरदस्त एग्जाम माने जाते हैं पूरे विश्व में। वोकिज्म जब से आया ना, उसके साथ कोइंसाइड करके ये सब चल रहा है। बच्चों को पास कर दो जी, हर साल पास काहे कर दे बच्चों को भाई, ये क्या बात है बच्चों को पास कर, ये सब पुलकित तुलकित वैसे ही पास हो क्या है। हाँ, इसीलिए केजरीवाल को वोट देते हैं ना, ऐसे बच्चे केजरीवाल को वोट देंगे ना, तो बोर्ड में मतलब पास कर दो, पढ़े लिखे नहीं पास कर दो। इस बार गए थे कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के शपथ ग्रहण में, मुझे पता चला उन्हें सीटें नहीं मिली है, टाई वाई लगा के चले गए थे आप? अरे हम कहाँ गए? टाई वाई लगा के साइड में खड़े थे, देख रहे हैं, हमको कोई पहचान नहीं, मैं 3000 फॉलोअर है, इस तरह के लोग अच्छा, उनके पास में इनविटेशन, हमारे भाई 3000 फॉलोअर्स वालों के पास आया था है पर हम गए invitation। नहीं फिर, हमारे पास तो भैया इनविटेशन भी नहीं आता हमने है। मना कर दिया। हमें तो भेजते नहीं, हैं, अजीत भाई आप तो हमें भेजते नहीं, हमें भेजते, लिफाफा आएगा ना भोसड़ी का, आना मत, दिख मत जाइयो उधर। नहीं, नड्डा दुश्मनी करने लायक योग्य इंसान है नहीं यार, मुझे नहीं लगता है। राइट। नड्डा जी क्यूट आदमी हो, उनसे दुश्मनी कोई क्यों करेगा यार। वो कह रहा मेरे को एकदम से उत्तेजना आई, चालू अंदर है, जाके चालू है, आप जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप जब ये एम्पायर क्रिएट कर लोगे ना किताब बेच के, फिर यूज किया जाएगा ये सब। नहीं, मैंने इसके ऊपर 14 वीडियो बनाई हुई हैं अलग अलग। क्या शब्द बोल रहे हैं आप? हैं? हाँ, पूरी प्लेलिस्ट है। 14 बोला करो आप। आप जो है ना डिमोनेटाइज करा दोगे, वो कहेगा कि नहीं, inappropriate language। तो YouTube का गजब कर दिया है साले, ये मेरे साथ अब मजे ले रहे हैं। अच्छा, अभी भी हो रहा है? वो रात में करते हैं, मैं एक ट्वीट करता हूँ, उसके बाद ये करते हैं, वो वेट करते हैं क्या ट्वीट आएगा, अब आएगा इनका ट्वीट, अब मजे लेंगे, अब ये फिर लिखेगा, फिर हम जो है और ये लंबा, रिवर्टाइज इतना करेंगे। लंबा देते हैं भाई साहब, पिछवाड़े बन के ट्वीट। फिर वो रचित वाला देख लिया, स्ट्रिंग वाला देख लिया भाई, और रचित की तो यार कोई गलती भी नहीं थी। हाँ, मल्टीपल चैनल इसीलिए बनाए गलती हैं। किसी की नहीं होती है, वो एक दिन उठता है और कर देगा। और हमारे मंत्री लोग जो है, चलिए मंत्री से ही आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भटके हुए युवा की कौन सी कड़ी है ये? 19वीं कड़ी। क्या हटाना है? बोतल? अरे तो बोतल बोलो, ठीक है। अब अरे तो पानी कौन पिएगा आदमी यार, तुम हद हो यार, ठीक है, गजब है। चले मित्रों, दोबारा से इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है भटके हुए युवा की 19वीं कड़ी में। आज हम 4-5 विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे और लंबे अंतराल के साथ हम लोग मिले हैं। बीच में वैसे आप लोग को चस्का भी ज़्यादा लग गया था, हर सप्ताह हम लोग आने लगे थे, तो हमारी एक्सक्लूसिविटी थोड़ी सी कम हो रही थी। तो बात करते हैं, सबसे पहले मंत्री से ही स्टार्ट करते हैं। ये यूट्यूब का जो हम लोग अभी बात कर भी रहे थे, उसी से आरंभ करते हैं।
एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतने सीरियस मंत्रालय जो हैं एक ही आदमी को दे दिए जाते हैं। अब इसमें मोदी का ट्रस्ट फैक्टर है कि वो कुछ ही लोगों के ऊपर विश्वास जताते हैं कि यही वो काम कर सकता है, या टैलेंट का जो है उसकी कमी है, जो हमने सांसदों के टिकट में भी जौनपुर के कृपाशंकर सिंह से लेके लल्लू जी तक में देखा है। क्या है वो बात कि कुछ लोगों से बहुत लोग खफा हैं, जैसे निर्मला जी हैं, अश्विनी वैष्णव है, उनको OTT का भी दे दिया गया, मतलब IT, INB और उसके ऊपर रेलवे जिसका एक बजट पहले अलग आया करता था, वो इतना विशाल मंत्रालय है। इस पे आप लोग की टिप्पणी जानना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम लोग। आप बताइए क्रमांक कहाँ से शुरू करना आप? कहीं से आप ही चालू कीजिए। मित्रों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमने अजीत भाई जब यहाँ घर पे नहीं थे तो घर पे कब्जा कर लिया था और हमारी खटाखट स्कीम आने वाली थी, तो हमने सोचा कि इसके हम जो है बंटवारा कर लेंगे, लेकिन हम सभी भाई बहुत शर्मिंदा हैं और राहुल जी ऐसे बिल्कुल स्लाइटली छूते छूते कुर्सी से निकल गए और हम सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो हमें पूरा घर जो है सो वापस सौंपना पड़ रहा है, क्योंकि अजीत भाई के कहने के अनुसार वित्त मंत्रालय जो है वो निर्मला सीतारमण जी को दिया गया है, क्योंकि इनको अपना घर वापस चाहिए था। अगर किसी और पे आया तो शायद हम कुछ कब्जा वब्जा कर लेते, लेकिन क्योंकि वे इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं कि जो हम जैसे आम जन हैं और वहाँ पर जो है सिरिंज लगा कर खून जो चूसा जा रहा है वो करने में बड़े तेज हैं, तो वो जो इन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि उनको क्यों बनाया गया और ये सब चीज़ें, विरोध इन्हीं का ही था, किसी और का नहीं। लेकिन अंदर खाने की मैं बात बता रहा हूँ कि इन्हीं के कहने पे ही बनी है मैं। तो इस ये वाला मंत्रालय का तो क्वेश्चन ही क्लियर हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि ये तो बात मुझे भी समझ नहीं आई कि भाई अश्विनी वैष्णव जी कहाँ रेलवे, कहाँ OTT, एकदम अलग अलग दो चीज़ें। कहाँ तो मतलब ये मंत्रालय कभी के टाइम में जो है अनुराग ठाकुर जी के पास हुआ करता था और ये सब देखा करते थे, सूचना प्रसारण मंत्रालय वगैरह। अब की बार उनके पास कुछ भी नहीं है, जबकि बेचारे जीत के भी आए थे। तो अपना इंटरेस्ट फैक्टर भी हो सकता है और कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकते हैं कि भाई कुछ अनुभवों के साथ में, और बाद में हो सकता है कि इस मंत्रालय का थोड़ा और विस्तार हो, किसी और को दे दिया जा किसी और को बाद में दे दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने सोचा है कि हमें 72 ही मंत्री बनाने हैं, तो नंबरिंग के साथ में जैसे मोदी जी खेलते हैं, और मंत्रालय तो ज़्यादा थे लेकिन वो, और उसमें भी एक भी मुस्लिम नहीं दिया भाई, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। देखिए आपको विषय उठाना चाहिए था ये भी। पर ये इसमें क्या है ना, 72 ही पिछली बार से तो ज्यादा है। 72 पिछली बार तो 58 थे या 64 नहीं, आई थिंक 56 थे पहले। 56 सबसे पहले थे, 56 उसके बाद 64 थे। 56 इंच का सीना था। सबसे पहले 56 थे, फिर 64 थे, अब 72 है। हर बार 8-8 से बढ़ा दे रहे हैं। तो इस बार तो ज्यादा है। तो अब जब ज्यादा है तो फिर मंत्रालय, मतलब मंत्री जब ज्यादा हैं तो मंत्रालय ज्यादा लोगों को मिलने चाहिए थे। फिर एक को 4-4 देने का अभिप्राय मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये है कि जो अश्विनी वैष्णव के ऊपर प्रश्न उठते हैं, अश्विनी वैष्णवी तो बोला, वो दौड़ा था, इधर उधर हो गया। अच्छा, अश्विनी वैष्णव के ऊपर जो भी है वैष्णव, वैष्णव जी के साथ जो भी है, मतलब उन्होंने अपना, मेरे को लगता है, ये मेरा विचार है, बाकी मुझसे मत भिन्न हो सकता है लोगों का, उन्होंने अपने मंत्रालय में कार्य बहुत किया है। और उसमें ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो AC कोचेज हैं वो भर गए। जो मेन उनके ऊपर आक्षेप लगते हैं वो यही लगते हैं कि जो AC कोचेज हैं उसमें जनरल की तरह लोग भर गए। पर ये ऐसा कुछ रूट्स पे पहले भी होता ही था। हाँ, उन रूट्स पे पहले भी होता था, अभी भी बहुत सारे रूट्स पे होता है, पर हो सकता है कि कुछ और रूट्स पे बढ़ गया हो, ये चीज मैं मान सकता हूँ। बट जो उन्होंने दूसरी जगह कार्य किया है वो बहुत बढ़िया किया है, जैसे नई ट्रेन्स लाना या नवीनीकरण करना या पटरियों को अच्छा करना या फ्रेट कॉरिडोर्स बनाना, उसमें काम बहुत अच्छा हुआ है। तो ये नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने 5-6 जगह पे काम अच्छा किया और एक जगह पे उसका कहीं फॉल्ट लाइन रह रहा है तो उसको बदल दिया जाए, तो उसको बदल दिया जाए, बदल नहीं सकते हैं। मैं हाँ, क्रिटिसिज्म मेनली इस कारण से है, रेलवे या किसी भी इस तरह के परिवहन वाले में दो चीज़ होती है, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम इनका A1 है, सर्विस इनकी टट्टी हो गई है। हम और आप हो सकता है कि रेलवेज का यूज उतना अधिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ट्रेन्स आर स्टिल ओवर क्राउडेड,
भीतर में सीट आपको नहीं मिलेगी। टिकटिंग की अभी भी समस्या है। खाने का स्तर 5 साल में गिरा ही है, बढ़िया नहीं हुआ है। जो आपको शीट्स, लिनन ये सब दिए जाते हैं, गंदा और घटिया दिया जाता है। झाड़ू जितने बार लगना चाहिए नहीं लग रहा है। बाथरूम क्लीन होना चाहिए नहीं हो रहा है। कचरे का डब्बा क्लीन नहीं होता। 8 समस्या मैंने आपको ऐसे आई थिंक ये बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया है सर्विसेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो अभी ये नए स्टेशंस जो हैं वो देख लो कितने ज़बरदस्त स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपकी नई ट्रेन्स आ रही हैं। और दूसरी चीज़ जो स्पीड वाला एक इशू है कि स्पीड कम है, उसमें क्या है ना कि जो स्पीड बेसिकली डिपेंड करती है कि स्पीड तो जो ट्रैक है उस पर चलेगा। अब ट्रैक जो है वो कई जगह मैं एक बार पढ़ रहा था कि यूरोप में पता नहीं कौन से ट्रैक्स होते हैं वो जिन पर स्पीड ज़्यादा आती है, वो ट्रैक्स बदलने का अनुक्रम जो है वो किया जा रहा है इस समय। मतलब वही और है पर कि वो बनी बहुत हुई है, लंबा ये प्रोसेस ट्रैक है कोयले वाले जमाने के, पर वो पड़े बहुत, हुए। हाँ वो बहुत लंबा प्रोसेस है। वो कम से कम मेन बात यह है कि तब हल्ला तो नहीं करते ना, सेमी हाई स्पीड ट्रेन और फलाना ढिमका। इन्होंने- मेन ये है इन्होंने कि शोर ज्यादा तुम मचा दिया। 150 की स्पीड बोल रहे हो, हमारा T18 ये जाएगा वो जाएगा। मतलब तुमने वंदे भारत 2X पे जो दौड़ा करके रील चलाई जिसके लिए ट्रोल हो रहे हो, तो वही है ना कि रियलिटी बताओ ना। तुम एक तरह से ब्रांडिंग कुछ और कर रहे हो और स्पीड साला 75 रियलिटी ये है कि कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं पूरे देश के अंदर जिसमें ये 150 अचीव की जा सकती है। 180 तक और achieve अधिक नहीं, 180 तो पहुंच ही नहीं रही अभी भी कहीं। 150 अचीव की जा सकती है। वो भी कुछ रूट्स ऐसे हैं, छोटे छोटे हैं वो भी, और अधिकांश ऐसे हैं जिनमें आप ये वंदे भारत भी 80-100 पे ही चल रही है। वो वही है अप टू 1080p का के साले 540 का स्पीड दे देता है। वही है यहाँ पे कि ये भाई टच करती है अंडर डिजायर्ड कंडीशंस। बाइक का जैसे नहीं रहता है माइलेज 100 किलोमीटर पर उसको मीटर दे के रखते हैं यार 180 का। हाँ। अब भी थोड़ा है ना कि भगा ही देंगे उसे बिल्कुल। हाँ, पर इसमें ये लंबा काम है। अगले ये लगा लो कि 2030 से पहले काम नहीं होगा। ये इसमें पूरा टाइम ट्रैक लगेगा। रिले करने, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद बहुत ज्यादा ट्रैक जुड़ा नहीं है, जुड़ा नहीं है। नया जो ट्रैक पड़ रहा है अब पड़ रहा है नए थोड़ा बहुत। पुल तक आप गिन सकते हो कितने बने हैं। उनकी इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त थी। जैसे मेरे बेगूसराय में है सिमरिया पुल, राजेंद्र पुल, वो रेल रोड ब्रिज है। 50 साल का उसका लाइफ स्पैन था। अंग्रेजों ने जो बना, नहीं स्वतंत्र भारत का पहला था। और उसके बाद जो है वो जर्जर टाइप का हो गया। अंग्रेजों ने जो आप लोगों के एरिया में आपने वो ब्रिक वाला ब्रिज देखा, आर्च ब्रिज, वो अभी तक साला वो चल रहा है, वो चल रहा है। और उसी बिहार में कई बार एक पुल है ना, कोई गांधीनगर का कहाँ का है वो, जो कई, हाँ वो कई बार गिर चुका है। अच्छा गांधी से तूने वो खगड़िया वाला 3 बार, एक बार हवा में गिर गया, एक बार पानी में गिर गया, एक बार ऐसे ही गिर गया। वो 14-15 गिरना साल से मस्त बने लग रहा है तो गिर जाते हैं। जल अग्नि वायु सब में गिर चुका है वो। मैं अनुज भाई आपसे उसी संबद्ध जो मिडिल क्लास के ही बात पे जो हम अभी बात करें तो उस पर बात करना चाहूँगा। जो मैंने 12 लाख रुपए कहे थे, जो हम बात कर रहे थे, क्या वो फिजिबल लगता है? क्या लगता है कि इतना होना चाहिए? बेयर मिनिमम है वो? हम लोग तो यार NCR में रहते हैं तो हमारा तो लाइफस्टाइल अलग है, हमारे खर्चे अलग होते हैं। लेकिन टायर 2-3 सिटीज़ के भी लोग क्या 1 लाख से कम में बच्चों को बढ़िया भविष्य दे सकते हैं? जहाँ तक भविष्य बढ़िया देने की बात है, मुझे नहीं लगता कि भविष्य बढ़िया दिया जा सकता। भविष्य बढ़िया की डेफिनेशंस, परिभाषाएं क्या हैं? उसके अंदर आपकी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई होती है बच्चों के लिए, उनके लिए अच्छे भोजन का, पोषण का इंतजाम होता है, और आपका बच्चा कुछ खेलना चाहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें करना चाहता है, उनमें इन्वेस्टमेंट होती है। और बच्चे क्या होता है ना कि माँ बाप की जिम्मेदारी, भारत में तो भाई माँ बाप जो होते हैं बच्चे का जब बड़ा हो जाता है ना तब तक का इंतजाम करते हैं कि मेरा बेटा कुछ नालायक निकल गया तो उसके लिए भी इंतजाम कर दें, तो उस तक के लिए सेविंग्स होती है। तो ये सारी चीज़ें करना इतने टैक्स के साथ, जितना टैक्स मिडिल क्लास से लिया जाता है उसके साथ संभव नहीं है। ऊपर से क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना उसकी फीस जो होती है स्कूल की, उसके लिए सबसे ज़्यादा माँ बाप रो रहे हैं। कोई बच्चा बीमार हो गया उसके लिए हेल्थ सर्विसेज जो है वहाँ पे माँ बाप रो रहे हैं। सरकारी तंत्र इतना बेकार है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आप देख लो सरकारी स्कूल, उनके अंदर आप हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा ना भाई, उसके पास से भी गुजारना नहीं चाहते। तो उसका वो अब बोलते हैं, लिखा होगा सेवार्थ आइए, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, तो वहाँ पर बस वही है कि शिक्षार्थ बच्चे आ भी रहे हैं ना, तो वो वहाँ पर
उनको शिक्षा कुछ मिल नहीं रही है। जो हमने तो ये चीज़ देखी है कि जो टीचर्स जो होती है ना, वो बच्चों से वो क्या बोलते हैं, सेवइयाँ तोड़वाने लग जाती हैं कि बेटा जा, अरे स्वेटर बनवा रही हैं, सब्जी कटवाने लग रही हैं, टीचर सो रही है। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अरे अभी तो फेशियल करवाती पकड़ी गई है अंदर स्कूल में ही फेशियल करवा रही थी वो। मैंने देखा कि एक बार जो सरकारी स्कूल में एक महिला टीचर ने बच्चे को बोला कि जा बेटा अपने घर से ना साग ले आ। बच्चा स्कूल छोड़ के साग लेने गया। एक बार एक कोई अच्छी टीचर होगी, उसने थोड़ा सा बच्चे को डांट दिया कि बेटा तू पढ़ नहीं रहा। माँ बाप की भी मैं सुनाता हूँ। तो बच्चे को डांट दिया कि बेटा तू पढ़ता नहीं है, तो कल तो अपने माँ बाप को लेके आई हो। अगले दिन माँ आई, माँ को सुनाया उसने कि भाई बिल्कुल नहीं पढ़ता है, मैं कितनी कोशिश करती हूँ पढ़ाने की। तो माँ कहती है कि जी ये घर में परेशान करता है, इसलिए हम इसे यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, इसके पास 10 किले ज़मीन है, तो आपको इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। तो टीचर को ये बोल दी। हाँ ना, फ्री में आया मिल रही है तो बस वो पढ़ो से तो मतलब। सरकारी स्कूल में जो है मिडिल क्लास का बच्चा आज की डेट में वो घबरा जाएगा पढ़ने में कि कहाँ भेज रहे हैं माँ बाप मुझे, और माँ बाप भी घबरा जाएंगे कहाँ भेज रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल भी जो है ना, प्राइवेट स्कूल की फीस आप सुन लोगे, अब यहाँ पे क्या बोले, लुटेरे हैं, प्रॉपर लुटेरे हैं। हाँ समुद्री लुटेरा। माइकल जैक स्पैरो, क्या नाम था उसका? माइकल जैक स्पैरो। किस दुनिया में रहते हैं आप भाई साहब? इनसे कुछ पूछ लो, सब देख रखा है इन्होंने, पर बोलेंगे ऐसे। वो मैंने ट्वीट में पढ़ा है, इनके फोटो के नीचे बोला हमने स्टैट्स, तो ये वाइटल स्टैट्स पूछ रहे थे। क्या आदमी अरे है नहीं, वो आप पर। किसी ने इनके फोटो के नीचे, वीडियो के नीचे लिख रखा था किसी ने कि जैक स्पैरो कुछ लगते हैं। तो मेरा मत यही है कि मिडिल क्लास जो होता है वो एक सबसे शोषित वर्ग है। वो उसे कुछ नहीं मिलता, उसे एक थैंक यू मिलता है। आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। अरे सबसे मस्त तो ये वाला इंटरव्यू था, थोड़ा सा क्लिप नीचे में चला देना मोदी का, स्मिता प्रकाश जी के साथ। उसमें बोला तो झेप गए मोदी जी, कह रहे यार ये क्या पूछ दिया, उनका सम्मान है। ये क्या था कि 2014 से पहले का सीन बताता हूँ। हम लोग 2.5 लाख पे टैक्स देते थे, 2.5 लाख से ऊपर। वो चलो थोड़ा तो बढ़ा है, अब वो 7 लाख पे आ जितना गया वो बढ़ा नहीं, 7 लाख हमारे लिए नहीं अरे है। भाई जोड़ तोड़ करके हुआ। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चुनते हो तो आप 7 लाख पे नहीं देते हो, और अगर आप ओल्ड वाले पे चलते हो तो वो है। दो अलग है, चुनना है आपको। वो बदमाशी से कर पर देते पड़ता हैं। बराबर है। हाँ, वो अब बदमाशी जैसे से कर देते हैं। अब ऐसा है ना दिमाग कि से खेलने का अब तरीका ऐसा है कि किसी की जैसे सपोज करो पहले 5 लाख इनकम होती, पहले सपोज करो 7 लाख इनकम होती, तो जिसकी 50,000 रुपया महीना कमा रहा है पहले कोई, ठीक है, तो पहले के हिसाब से वो 5 लाख पे टैक्स, 5 लाख के ऊपर टैक्स दे देता, ठीक है। अभी क्या है, वो 50,000 अगर इनकम है उसकी, तो वो 7 लाख वाला टैक्स स्लैब चुनता है, उसको 0 टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे लोग, ऐसी जनता बहुत है जो 50,000 वाली स्लैब में आ रही है और वो न्यू टैक्स रिजीम चुनती है, वो खत्म हो जाता है उनका। मैं ये कंपैरिजन जब कर रहे हैं पिछली सरकार से अब का, तो चलो हो सकता है कई चीज़ें क्या है कि महंगाई चेक में है, मिडिल क्लास को उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पर मेरा मत यही है कि एटलीस्ट ये जो शिक्षा वाला केस है, इसमें अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज बन जाने चाहिए जिसमें मिडिल क्लास के बच्चे को, जैसे सैनिक स्कूल्स बने हुए हैं, जैसे एक स्पेशल स्कूल्स होते हैं जो, हाँ, उस टाइप के स्कूल्स बन जाएं जिसमें अच्छी शिक्षा मिले टैक्स पेयर के बच्चों को, उससे सम्मान भी मिलेगा टैक्स पेयर को, और अन्य लोग भी टैक्स पेयर बनना चाहेंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ इसमें एक सेकंड में बोल दूं, ऐसा है जैसे सेंट जॉन्स है या सेंट एंथनी है या इस तरीके की जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स है ना, वो गवर्नमेंट से ग्रांट पाते हैं, ठीक है, उनको ग्रांट मिलती है, और ये सारे स्कूल्स जो हैं अच्छे स्तर के स्कूल होते हैं। लोग इनमें अगर अपने बच्चों को भेजते तो डीपीएस से कंपेयर करो तो डीपीएस में 33,000 क्वार्टरली फीस जाती है, इनमें 16,000 क्वार्टरली फीस जाती है, तो वो चीज़ तो मिल रही है। नहीं, उसको इस तरीके से नहीं ले सकते। वो लेकिन कितने जिलों में है? हाँ, इस तरीके से नहीं ले, वो बहुत रेयर, नहीं, बड़े बड़े शहरों में है, सिर्फ बड़े बड़े। हाँ, देखो जाके। अरे हर ग्रांट तो हर जगह मिल रही है। अमेठी में दिखा दो ना कहाँ पर है, नहीं है, दिखा दो बेगूसराय में कहाँ पर है, नहीं। वो ढूंढना पड़ेगा, ऐसा स्टैट्स तेरे को पता ना, मेरे को पता, पर होगा कुछ ना कुछ। मैं बता रहा हूँ, ये जो दिल्ली नहीं, ये एनसीआर के कुछ पटना, रांची, ऐसे जो हर स्टेट के 2-3 इंपॉर्टेंट शहर होते हैं ना, वहाँ पे ये होता है
बेगूसराय में भी है लेकिन खगड़िया में नहीं होगा। बाकी क्या है कि मेरा मानना यही है कि एक तो ये शिक्षा के स्तर पर कुछ होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि प्राइवेट स्कूल को आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपको इतनी ही रखनी है, इतनी ही रखनी है, वो फिर मामले अलग हो जाते हैं, वो फिर खोलेगा ही नहीं उस स्कूल को। स्कूल खुलने भी आवश्यक हैं, तो ये सरकार को ही देखना है कि भाई किस तरीके से करना है। दूसरा मुझे लगता है कि जो ये उज्ज्वला जैसी स्कीम्स हैं जिसमें प्राइवेट में आप अच्छा इलाज करवा पाओ, उस तरीके का इंतजाम होना चाहिए। उज्ज्वला गैस की है, सॉरी आयुष्मान सॉरी चल गया दिमाग। तो आयुष्मान अच्छा, आप आयुष्मान को उज्ज्वला कहो तो कोई कुछ नहीं बोलता है, हम माइकल जैक स्पैरो कह दे तो मजाक बनती है? आपने माइकल जैक्सन स्पैरो नहीं बोला, ये बहुत बारी। आपका रोज का है, उनका कभी कभी का है। तो बस मेरा यही मानना है कि आयुष्मान जैसी स्कीम्स जो हैं उसमें टैक्स पेयर्स के नाम आ जाने चाहिए, और मुझे लगता है कि इससे बेस भी बढ़ेगा, अधिक लोग जो हैं टैक्स, बिकॉज क्या है कि जो बीमारी होती है ना उस पे लोगों का बहुत पैसा जाता है। एक बार में 5 साल पीछे चले जाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बीमा आपके पास नहीं है तो फिर वो जो अपना स्कूल था, विद्या मंदिर जो था, उसको भी ग्रांट मिलता था। उसको भी, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं हर जगह। मुझे पता है भाई, पर क्या है ना कि जब आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हो ना, तो ये 20,000 रुपये है ना, ये भी बहुत बड़ी फीस है। वो ठीक है, पर आपका उस स्कूल से ऑलमोस्ट आधा हो रहा है वो ग्रांट के चक्कर में ही हो रहा है। हिसाब से क्या होता है, जो टैक्स पेयर को ना अपना महीने का, और एक चीज नहीं है ना गर्वित, मेन ये है कि एजुकेशन चलो सॉर्ट आउट हो गया, आप जो पैसा बैंक में रख रहे हैं वो ग्रो कर रहा है 4% पे, आपके बच्चे की फीस 10% पे ग्रो कर रहा है। आप लोग शेयर में पैसा लगाते हो, मुझे तो अंदाजा नहीं है शेयर वेयर का क्या कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है उस पर, लगभग 30% तक लग जाता है ना, लगता है। तो वो क्या है, मतलब सेव हमने किया है, हमारी सेविंग टैक्स इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, जो फॉर एग्जांपल आपने शेयर मार्केट में पैसा कमा रहे हो ना, पहले तो उसमें जब आप उसे बेचते हो तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। उसके बाद जो आपकी इनकम होती है तो उस पर इनकम टैक्स लगता है। आप 50 तरीके के टैक्स देते हो टोटल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने आज ये नया कुर्ता पहना तो इसको खरीदा आपने, तो खटाखट इसका पैसा भी अडानी की जेब में जाता है। तो अब ये देख लो आप कितना टैक्स लग रहा है। यहाँ पे वही मीम लग जाएगा, वो जॉन ट्रेवल्टा वाला अपना वो साला वॉलेट देख रहा है, कह रहे इसमें कहाँ है पैसा का, यहाँ पे वो वाला भी। शिक्षा और चिकित्सा में मैं बस ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद की तरफ और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की तरफ इनको ध्यान देना चाहिए था जितना ही ध्यान मदरसों पर दे रहे हैं। भाई हर शिक्षा में पैसा इन्वेस्ट होगा ही, ऐसा नहीं है गुरुकुल बनाने के लिए उसाला दिखता है रामायण महाभारत पेड़ के नीचे लोग पढ़ा रहे हैं, आप इस गर्मी में पेड़ के नीचे पढ़ोगे, सर्दी में पढ़ोगे, बारिश में पढ़ोगे पेड़ के नीचे? मैं उसका भी आंसर कर देता हूँ। गुरुकुल प्रभात आश्रम, आप आज की तारीख में मेरे साथ चलो, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वहाँ पर इसको बिजनेस नहीं समझा जाता। जो पढ़ाते हैं, शिक्षा देने वाले जो मतलब जो अध्यापक होते हैं, वो उसको एक ऐसा बिजनेस नहीं समझते कि मुझे ये करके BMW लेनी है और मेरे बेटे को मुझे मर्सिडीज दिलानी है। शिक्षा जो है ना, शिक्षा का माध्यम सिर्फ इतना होना चाहिए था कि भैया ये हमारे लिए एक पुनीत कार्य तो है ही है, साथ ही साथ ये है कि हम इससे बस अपना जितना कर सकते हैं। वो कहना, वो जो ब्राह्मण वाली जो पद्धति थी पहले, आजकल हम बिजनेस क्लास में पहुंच गए हर चीज को लेकर ही। कितने बच्चे हैं ये बताइए ना, कितने ऐसे लोग बच्चे हैं जो सेल्फलेसली जा करके ऐसी जगहों पे शिक्षक बनना। उनमें भी ये जो आज की एकेडमिक शिक्षा है ये भी दी जाती है और गुरुकुलीय भी दी जाती है। नहीं, वो सब मैं समझ रहा हूँ, मैं वो सब समझ रहा हूँ। मैं अब ये आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा शिक्षक, आप सैलरी कितनी मिलते हो वहाँ शिक्षकों को? मेरे ख्याल से 15 या 20 हज़ार रुपये मिलती होगी। 15-20 और जो हज़ार सन्यासी होते हैं वो भी नहीं लेते। वो तो कितने सन्यासी हैं और कितने ऐसे शिक्षक हैं 15,000 में पढ़ाने के लिए दिल्ली NCR के आसपास जितने गुरुकुल हैं सारे तो देखो प्रॉपर्ली चल रहे हैं, तो उनमें तो हैं उतने। आप पैरेलल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो अभी, इतना नहीं। मेरी पूरी बात हो नहीं पाई थी कि अगर आप मदरसों को फंड करते हैं, अगर आप वहां पढ़ाने वाले मौलानाओं को, अजान देने वालों को फंड करते हैं, कितना पैसा तो आपका उस तरफ भी जाता है ना। वो तो सीधा है, हम तो उसका तो एक बहुत सिंपल सा अगर ही है थोड़ा भाई, सा सरकार मंदिरों से जो तुम हमारा फंड चुराते हो हमें दे दो, हम खुद गुरुकुल और स्कूल वही कह रहा हूँ कि हम तो इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड अगर चीजें थोड़ी सी इस तरीके से मेरा पॉइंट इस पूरे उसमें यही है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, मतलब जो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता तो मैं यही बोलता कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ठीक है, वो कर रही है, वो ग्रांट दे रही है बहुत सारे स्कूल्स को,
पर हमारे जो मंदिर हैं, जो हमारी शिक्षा पद्धति थी पहले, अंग्रेजों के पहले 1832, 34, 36 तक, तब तक की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ये होता था कि जो मंदिर है उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास बहुत जमीन थी, गांव का जो 53% तक हिस्सा था वो मंदिर के पास था, चलाया करता था। हाँ, वही पूरी इकोनॉमी चलता था उसी के थ्रू। अब जो मंदिर है उसके पास अगर इतना पैसा है, और हमारे मंदिरों के पास बहुत पैसा है, वो इस लेवल के स्कूल्स बना सकते हैं अगर उनके पास वो पैसा रहने दिया जाए तो। और उन मदरसे बन रहे हैं, और उन पैसों से और उन स्कूलों में जो है वो फीस जो है बहुत मिनिमल रखी जा सकती है, क्योंकि वो तो चल ही सेवार्थ रहा है। तो गेम इसका सारा यही है। गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप करवाना चाहोगे तो नहीं होगा, इस थ्रू हो अगर वो मंदिरों से चलो ले रहे हैं तो उसका प्रयोग कम से कम ऐसे इस तरीके के जो स्कूल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए तो किया जा सकता है। भाई आप मंदिरों को कह दो ना कि आप ये काम करो प्लीज, आप और वो अपने आप ही करेंगे। अगर वो कमेटी बना दे तो वो भी अच्छा है, वो करेंगे ये काम। और ये सरदारों के, एसजीपीसी के और बहुत एक चीज और बता दूं मैं आपको कि सैलरी क्यों ज्यादा होती है या लेने की कोशिश रहती है, उनको अपने बहुत सारे एकोमोडेशन चाहिए होते हैं। इस पहले के जो गुरुकुल होते थे उसमें क्या होता था कि विद्यार्थियों के लिए अलग और छात्र जो शिक्षक होते थे उनके लिए अलग, रहने के सब स्थान वहीं मिलते थे उनको, तो वो रहते थे तो उनको खाने पीने, बोले ये सारा खर्चा तो आपका यहीं बच गया, तो वो कम सैलरी में भी काम चल जाता है। वो टीचर गया दूसरा आ गया, वो विद्यार्थी गया दूसरा आ गया, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता रहता था। यहाँ ऐसा नहीं है। मेरा एक इसमें पॉइंट ये है कि जो 1822 में जो ये सारे अंग्रेजों ने सर्वेज किए हैं ना, इसमें इन्होंने ये टेम्पल सिटी वाला ये कॉन्सेप्ट वगैरह वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि किस प्रकार से जो मंदिर के आसपास ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें हैं। पर वो बच्चे ना वो प्रॉपर क्लासरूम एजुकेशन सिस्टम उसमें नहीं था, वो गुरुकुलीय पद्धति थी जिसमें बच्चा पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहा था। दूसरी चीज़, जो शिक्षक थे ना उनके पास, अधिकांश के पास कोई बड़ी सैलरीज या कोई सैलरीज ही नहीं थी। कुछ जो टीचर होते थे वो तो बिल्कुल फ्री में ही पढ़ाते थे, कुछ जो थे उनको जो गांव वाले होते थे वो मिलकर उनका कुछ भरण पोषण कर देते थे। इस टाइप का सिस्टम एक बना हुआ था, और वो जो समाज के भीतर से ही वो टीचर निकल कर आ रहे थे जो सेल्फलेस थे। आज की डेट में ये सेल्फलेसनेस जो है निकालनी पूरे समाज के भीतर से बहुत मुश्किल काम है, मेरा ये मानना है। तो उस सिस्टम को रिवाइव करना इज़ वेरी, उसको ट्वीक करके किसी और तरीके से चलाना होगा। अभी हम वही सिस्टम में नहीं जा सकते। हम वो सिस्टम तो एप्लीकेबल है ही नहीं ना अभी तो वो खत्म हो चुका। मुद्दा ये है कि मंदिर जो है, मंदिर को पैसा यूटिलाइज, मंदिर का जो पैसा है उस पैसे को हिंदुओं के हित के लिए और उसी समाज के हित के लिए यूटिलाइज होना चाहिए जिस समाज का उसमें दान जाता है। बात खत्म है। चलिए मूविंग ऑन। ये बहुत ज़्यादा मतलब खींच गया बिना काम का, ये बिना काम का तो नहीं था। अब हम आते हैं जो जीत हुई है, जो हार जैसी लग रही है, और जिसकी खुशी में हमने मिठाइयाँ हम आपको खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और फरेरो आज तक है। हाँ। अरे पिछला वाला BHY नहीं किया इन्होंने शूट भाई, उसके गम में। नहीं, मैं वेट कर रहा था कि आरफा जी का कुछ आ जाए, नसीर भाई का कुछ आ जाए। तो उनके आरफा जी ने कहा है कि दिस मोदी इज डिमोनिस्ट एंड डीमोनेटाइज्ड इन अ वे। उनका भी चैनल डिमोनेटाइज हो गया? नहीं, उनका चैनल डिमोनेटाइज नहीं हुआ है। अब ठीक है, मैं हिंदी ही बोला करूँगा आज से, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मैंने माफ़ कर दो। तो हिंदी बताओ। बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब पिछले कुछ दिनों में घटित हुए। रियासी वाला कांड हुआ, उस पर नरेंद्र मोदी से अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया, ना पीएमओ के हैंडल से, ना नरेंद्र मोदी के हैंडल से। और जब हम ये सारे प्रश्न पूछते हैं ना, तो जो मास्टर स्ट्रोकवादी भक्तगण भी नहीं कहेंगे, अब वो भक्त से ऊपर की अवस्था में चलेगा, परमहंस वाली अवस्था में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है दीन दुनिया में क्या चल रहा है, वो मुक्त हो चुके हैं इन सब आपों से, समझे। तो वैसे लोग बोलते हैं कि नहीं मोदी जी का है। देखिए पीटीआई ने न्यूज़ छापी है, न्यूज़ में क्या है, एलजी से बात हुई थी पीएम की और उन्होंने कहा कि आई एम टेकिंग स्टॉक ऑफ सिचुएशन, आप लोग जो करना है। फिर एक शिवरूर का ट्वीट आया कि प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी मीटिंग बुलाया और बोला कि हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी टेरर जो भी हमारे पास है सारा कुछ एक्टिवेट करो, और उस पर काम भी हो रहा है। बात काम होने की नहीं है। नरेंद्र मोदी की मतलब उनके एंटी टेरर एक्ट्स को और ये सब को हम डिनाई नहीं कर सकते कि पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़िया काम हुआ है।
लेकिन बात होती है नैरेटिव की, बात होती है मैसेजिंग की। यही लैक ऑफ नैरेटिव एंड मैसेजिंग हमने पूरे चुनाव के भी दौरान देखा, जब अमित शाह का डिस्टॉर्टेड वीडियो जो है वो चला है आरक्षण वाला, संघ के लोगों का उसी तरह चला, मोहन भागवत जी का चला था, उसके बाद फिर मतलब अंतिम तक ये लोग आज भी, कल राहुल गांधी वायनाड में गया, वो वही लाल किताब जो है अपना, वो टोटके वाली किताब जो है वो दिखा रहा है। इसमें कहाँ पे ये लोग सुधरना क्यों नहीं चाह रहा? महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ अभी दिए रुपया दे दिया है। अब उसमें अब भीखू महात्रे आके बोल रहा है कि नहीं नहीं आप लोग समझे नहीं, ये तो अजीत पवार ने अपने लेवल से कर दिया। वो आदमी मतलब ये सब हमारे तरफ के लोग हैं जिनको हर चीज में कोई ना कोई साला एक कारण वो जरूर बता देते हैं। जैसे ही मोदी के बगल में बैठते हों और वो बता देते हैं, और अजीत पवार उसके साथ था जब ये साइन कर रहा था, और फडणवीस और उसको जो है नहीं बताया, मतलब बिना चीफ मिनिस्टर के ये सब हो रहा है। खैर हम भीखू महात्रे में उतना नहीं घुसना चाहते, सब अल्टीमेटली हम लोग एक ही शिप पे सवार हैं। आई डोंट वांट टू मतलब डिमीन हिम और समथिंग लाइक दैट, बट ये नैरेटिव मेकिंग में ये लोग अभी भी क्यों नहीं सुधर रहे हैं? देखो ऐसा है कि हम सब मतलब ये तो कहीं भी आप बात कर लो कि भाजपा के चाणक्य यानी कि अमित शाह, और ये उस चाणक्यगिरी में रह गए, और उन लोगों ने पूरे 5 साल 2019 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसी टाइम उन्हें ये बात लगी थी कि भाजपा माने या ना माने कि 2024 में 400 पार होगा या नहीं होगा, लेकिन पूरे विपक्ष को ये बात पता लगी थी कि 400 पार होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे एक्शंस लिए, जैसे 370, 35A, फिर ये तलाक हलाला निकाह का मामला हुआ, फिर CA NRC हुआ, उनको ये बात पता लगी थी कि अगले 5 साल ये फुल फ्लैश्ड बैटिंग करने वाले हैं और इतना मैटर बन जाएगा कि भैया जनता इन्हीं को ही चुनेगी। और उन्होंने उसी टाइम ये बात तय कर ली कि हमें 5 साल प्रचार करना है, और पूरे विपक्ष ने 5 साल प्रचार किया है, सड़क पर रह के किया है, पूरा का पूरा विपक्ष। चाहे आप देख लो, कोई भी किसी को भी आप पकड़ लो, जितने आंदोलनजीवी हैं, वो रूप बदलते रहे, आंदोलन बदलते रहे, आवाजें बदलते रहे, मांग बदलते रहे, लेकिन रहे सड़कों पे ही हैं। तो 5 साल उन्होंने सड़क पर रहकर काम किया है, और इन लोगों ने बस वहीं से अपनी स्ट्रैटेजी बन रही है, चाणक्य नीति चल रही है, और ये अपना ये तुर्रम खान है यहाँ का, ये अपना जो है मास्टर स्ट्रोक है, ये अपना वहीं से ही करते रहे। जिस तरीके से ये कहते थे कभी के टाइम में कांग्रेस को कि AC रूम्स में बैठ करके स्ट्रैटेजी नहीं बनती, स्ट्रैटेजी तो रोड पर बैठ कर बनती है, जब हम सिलेंडर लेकर बैठते हैं कि आज 400 का क्यों हो गया है। तो वो चीज़ उन्होंने 5 साल तक की है। सबसे पहले देखो आप, इन्होंने पूरा 1 साल लगभग मचा दिया इन्होंने, जब शाहीन बाग बनाया था और ये पूरा एरिया कवर कर लिया था। दूसरा, फिर उसके बाद में किसान आंदोलन आया, किसान आंदोलन में इन्होंने पूरा जहर मूता भाई साहब, मैं आग मूतना नहीं कहूँगा, इसको जहर मूतना कहूँगा। वो 1.5 साल करीब इन्होंने वो पूरी आग उगली। फिर उसके बाद में आता है कोरोना, और कोरोना में देख लो आप इन्होंने किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई है कि कोरोना आया मोदी की वजह से, कुरान का उल्टा कोरोना है, NRC का उल्टा कोरोना है, फिर थूक जिहाद पूरा फैला। उसके बाद में आप ये देखोगे कि वैक्सीन नहीं आई, फिर किसी को PPE किट का पता भी नहीं था। PPE किट मतलब एक फर्स्ट एड बॉक्स जो अपने साथ में लेके चलते हैं, अगर कोरोना हो गया तो फंकी मार लो। मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, PPE किट क्या मतलब, साला के फर्स्ट एड बॉक्स टाइप, वो नहीं पता था। लेकिन बोला मोदी के काल में PPE किट नहीं है। फिर क्या किया इन्होंने, अपने पास में ऑक्सीजन का स्टॉक रख लिया, और फिर क्या कहा कि मोदी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। फिर इन्होंने कहा वैक्सीन नहीं आ रही है। फिर कहा वैक्सीन क्यों आ रही है, फिर कहा इंडिया मेड वैक्सीन क्यों आ रही है, अरे तो भाजपा की वैक्सीन है। और फिर जब वो सारा काम हो गया और सबकी जान बच गई, तो फिर क्या हुआ, फिर लाशों पे इतनी राजनीति हुई। और फिर आपके म्यांमार तलक के जो फोटो 10-10 साल पुराने थे वे निकाले गए कि बोला देखो लाशों से पट गया पूरा नहर, इस तरीके का। फिर अब देखो आप कि 102 झूठ जिन पर मैंने खुद लाइव किया है कि भाई साहब कंटिन्यूअसली झूठ चले हैं, और IT सेल सोता रहा। IT सेल ने एक पर भी आकर के, IT सेल अकेला नहीं सो रहा था, एक दूसरे के साथ सो रहा था, साथ ही सो रहे थे, ज्यादा गहरी नींद में थे लोग। एक ही हॉल में थे, और हमारे चाणक्य जी भी सो रहे थे, और उन चाणक्य जी ने पे ही सबसे बड़ा खेल कर दिया। चाणक्य पे ही सबसे चैनल बड़ा बंद करवाओगे हैं? चाणक्य जी पे कुछ मत बोले, 2 आदमी कुछ अच्छा, मत बोले। हाँ मोदी जी और शाह जी, हाँ हाँ, ये जो ये 2 गुजराती को है। छोड़ दीजिए, ठीक है, भाजपा वाले ठीक रहते छोड़ हैं, दिया। फिर कहते हैं हाँ हाँ। तो अब उनको उनका वीडियो डॉक्टर्ड किया, और जो इनके सबसे बड़े हैं परम, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रातः स्मरणीय जी,
उनका भी वीडियो कर दिया, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जी का भी वीडियो कर दिया, और बस वे क्या है ANI में छप गया। वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय नहीं, अच्छा स्मरणीय तो आप ही है, तो उसमें ANI में छप गया बस एक छोटा सा कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला है, और उसमें पूरा वीडियो डाल दिया। और जब अगर किसी ने कर भी दिया ना, तो आपने कहा ना कि छोटे छोटे हैंडल्स, अबे वो कुछ भी लिख देंगे, ये पूरा वीडियो देख, उसको मतलब ही नहीं है भाई पूरा वीडियो देखने का। अभी आपने देखा होगा एक पूरा का पूरा एक ट्विटर थ्रेड है, उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सारे डॉक्टर्ड वीडियो भले ही हमने ट्विटर से हटा दिए हों, लेकिन ये हर एक के व्हाट्सएप में घुस चुके हैं। उन लोगों ने वो वीडियोस हर एक के व्हाट्सएप में पहुंचा दिए। अब उनमें वीडियोस में क्या कहा जा रहा है कि भैया आरक्षण हटा देंगे, मकान नहीं मिलेंगे, टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे, सब कुछ। अब वो लोग बेचारे जो है उनको वो घबराए और उन्होंने कहा कि भैया हम तो इसके खिलाफ जाके वोट करेंगे, जबकि ये लग रहा था कि जैसे बीएसपी का वोट बैंक बहुत कम हो रहा था, सपा को तो वो लोग कभी देने वाले नहीं थे पिछले इलेक्शन में भी, बल्कि और 14 में भी उनका वोट परसेंटेज कमल के प्रति ज्यादा था, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ हो चुका है। ये होने का कारण वो भय है जिस पर 5 साल तक काम किया गया है, और इन लोगों ने आखिर के 5 महीने में भी काम नहीं किया है, बल्कि अब क्या कह रहे हैं, अगर इलेक्शन जनवरी में ये लोग अब काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं, अब अयोध्या में जाके वीडियो बनवा रहे हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि हमने नहीं, अब डीएम का आ गया, अब डीएम ने क्या कहा 1328 करोड़ हमने बांट दिया। अरे भाई अभी बोलने से क्या होता है, जब वो व्हाट्सएप में वीडियोस चल रहे थे या फिर ऑनलाइन भी चल रहे थे, तब आपको दिखाना चाहिए वो वाला वीडियो देखे वो केजरीवाल वाली वो 10 सिर वाला। तो अब ये बता रहे हैं आपके प्रिय जो हैं जो भी वो अब बता रहे हैं कि नहीं हमारा IT सेल ने काम कर दिया है, हमने पता लगा लिया है कि डीएम ने 1328 करोड़ रुपए दिए हैं, हमने पता लगा लिया हम आरक्षण नहीं हटा रहे थे, हमने पता लगा लिया कोई मकान नहीं गिराया, जो अब गिराए उनको दुकान अलॉट हुई है, सब पता लगा लिया उन्होंने। लेकिन कब पता लगाया, जब 240 पे जाकर नैया इनकी अटक गई है। इसमें 2 प्रश्न थे आपके। पहला तो आपने बहुत इतना सारा बोला ना, मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट थे वो पता नहीं इधर उधर हो गए हैं। मेरे साथ भी यही तो इसमें 2 पॉइंट थे, एक तो था बेसिकली आतंकवाद के ऊपर और दूसरा था नैरेटिव के ऊपर, राइट। तो ये जो आतंकवाद का ये जो अभी इंसिडेंट्स हुए हैं, रियासी में हुआ है, उसके बाद भी 1-2 चीज़ें हुई 3 हैं, जगह हुई है, हाँ, 100 घंटे में 4 घंटे में। तो इस प्रकार के जो हाँ ये इंसिडेंट्स जो थे पिछले 5 वर्षों में सुनने को नहीं मिल रहे थे। पुलवामा के बाद ये बिल्कुल नदारद थे। दूसरी तरफ हम जब नक्सलवाद की बात करते हैं, वो भी 70% कमी उसमें बताई जाती है। तो सरकार का कार्य इस चीज़ पर है, बात नैरेटिव की आ जाती है। अब क्या होता है ना कि एक ऑरा बनाया जाता है, एक लीडर का ऑरा बनाया जाता है। तो जो ऑरा है नरेंद्र मोदी का, वो इस तरीके से बनाया गया। अमित शाह का ये बयान है, पिछले कुछ 2 साल में उन्होंने बयान दिया है कि आतंकवाद समाप्त कर दिया गया है ऑलमोस्ट, और कुछ सालों में बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। अमित शाह का ही बयान है कि अगले 3 वर्षों में नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। तो एक ऑरा जो होता है ना लीडर का, हमने ये अचीव कर लिया है। कांग्रेस मुक्त ये भी तो रहा है 10 राइट, साल। ये भी एक ये तो जो ऑरा बनाया गया है इन लीडर्स के आतंकवाद और कांग्रेस को सिनोनिमस का है मान के चल रहे हैं। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि है, लेकिन ऐसे मानना कह नहीं नहीं चाहिए। सकते। तो मेरा इसमें यही मानना है कि ये एक नैरेटिव जो है ना, वो लीडर्स पे बनाया जा रहा है कि जो 2 लीडर्स हैं ना, उनके अराउंड एक ऑरा, एक नैरेटिव निर्माण का ये कार्य चला है। अब ऐसे में उस ऑरा के अराउंड ये खबर आ जाए कि रियासी में ये हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, वो भी उस समय जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, 3री बार की शपथ ले रहे थे, तो एक मैसेजिंग जो होगी समाज में, लोगों के बीच में वो जाएगी कि वीक पीएम वाला मैसेजिंग जो होता है ना वो, तो उस पर चोट ना हो इसलिए ये ट्वीट वगैरह नहीं किए जाते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, पर वो बात है जो कि ट्वीट क्यों नहीं किया, उसका कारण मुझे लगता है। दूसरी बात नैरेटिव की आ जाती है कि नैरेटिव मेकिंग इतनी वीक क्यों है। तो अभी जैसे ये बात कर रहे थे अंकुर भाई के बीजेपी IT सेल और ये इस टाइप की भी बात हुई थी। तो बीजेपी IT सेल बेसिकली काम कैसे करती है, टॉप पर बैठा व्यक्ति है, उसको कुछ बजट आवंटित होता है, उसके बाद छोटी छोटी सी ना कंपनियां बनाई जाती हैं, वो कंपनियां 50-50 एम्प्लॉय पाल कर रखती हैं, उन एम्प्लॉयज़ को सैलरीज जाती है और वो साला फोटोशॉप पर कुछ वो बना कर फिर वो करते हैं। उनको ये कहा जाता है कि भाई ये फालतू के इतने सारे चैनल बने पड़े, इन पे से उठा कंटेंट कट मारो और वायरल करो। ये बेसिकली IT सेल का काम है, ये इस तरीके से। जबकि जो विपक्ष की IT सेल्स हैं वो इंडिविजुअल्स पर खर्च कर रही हैं, जो कि एक्चुअली में नैरेटिव बना रहे हैं, उनके ऊपर खर्चा हो रहा है।
उनकी क्लिप्स को, उनके फैक्ट चेक्स को कोई फला फला कंपनी यूज़ नहीं कर रही है। तो इंडिविजुअल पर जब खर्च होता है ना, वो अब क्या है ना, फॉर एग्जांपल हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं, हम लोग बैठे हैं, हम लोगों के पास बड़ी टीम्स हों, मैं एट टाइम्स सोचता हूँ इस चीज़ को, हम लोगों के पास अच्छी बड़ी टीम्स हो, हम साला क्या मचा दें। एट टाइम्स मैंने इस बात को सोचा है कि हमारे दिमाग में 10 डॉक्यूमेंट्री के प्लान चलते हैं, पर कभी बजट का कंस्ट्रेंट आ जाता है, कभी एम्प्लॉय रखने का कंस्ट्रेंट आ जाता है, कभी एम्प्लॉय मिल नहीं रहा, 50 चीज़ों के कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। तो जब वो कंस्ट्रेंट आपके हट जाते हैं ना, तो नैरेटिव मेकिंग शुरू होती है। ये और नैरेटिव भी है ना, ये कई स्तर पर होता है। ये तो एक आईटी लेवल के स्तर पर है, बट नैरेटिव फॉर एग्जांपल इस इलेक्शन में जो ये तानाशाह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, उसमें क्या था, उस बंदे ने एक वीडियो बना दिया, ठीक है, वो बड़ा वायरल हुआ वीडियो, और पूरे इकोसिस्टम ने उसको उठाकर ट्विटर पे हर जगह, एक एक मंत्री ने, एक एक कांग्रेस के एक एक स्टेट यूनिट के हैंडल ने, सब ने किया। एवरीवन भाजपा में आप सोच भी नहीं सकते, फिर उस इज्जत चली व्यक्ति जाएगी। को फिर उस व्यक्ति को आपने यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर भी उसने आकर वही काम किया है, पूरे इकोसिस्टम ने उसकी मदद किया। कहीं साला ट्रक पे वीडियो चल रहे हैं, कहीं कॉलेजों के अंदर प्रोजेक्टर लगा के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। भाई इनका फ़र्क नहीं पड़ता क्या इन चीज़ों का? अब पूरी बात नैरेटिव मेकिंग की हो रही है यहाँ पर। तो नैरेटिव इन छोटी छोटी चीज़ों से बनता है, पूरा इकोसिस्टम आपकी हेल्प कर रहा है किसी भी एक चीज़ में। एक मुझे संदर्भ याद आता है, एक लड़की थी कोई चेन्नई की, वो चेन्नई की लड़की, उसमें बीजेपी का कोई व्यक्ति चढ़ गया प्लेन में, तो वो चेन्नई की वामपंथी लड़की थी, उसने बीजेपी हाय हाय, फैसिज्म हाय हाय, ये नारे लगाने शुरू कर दिए एयरप्लेन में। उसको नीचे निकाल दिया एयरप्लेन से, और पुलिस में कंप्लेंट होगी। क्यों? बिकॉज 9/11 के बाद आपको एज अ पोटेंशियल हाईजैकर देखा जाता है जब आप इस प्रकार की कोई हरकत करते हो एयरप्लेन में। तो निकाल दिया, केस हो गया, सारी चीज़ें हो गई। 16 वकील उस लड़की के साथ खड़े थे, जस्ट बिकॉज वो एक पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता थी, छोटी सी कार्यकर्ता, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कोई। 16 वकील उस लड़की, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, इनके ऊपर, हम भाई मेरे तो फोन भी नहीं करा। हमारा भाजपा के वकील पैसे लेके भाग जाते हैं साले। अरे भाजपा का नेता है, 10 सेकंड लूंगा, भाजपा का नेता है, मैंने उसे अपनी एफआईआर भेजी, उसने मुझे 45 मिनट का फेसबुक लिंक भेजा, लास्ट में मेरी 4 मिनट की क्लिप है, वो काट के भेजना जरा, क्योंकि तुम यूट्यूबर हो। अच्छा मैंने भेज दी, अच्छा, मैंने वो भेज दी, उसके बाद में वो उसने मुझे डाल दिया, उसमें वो क्या बोलते हैं, एक मैसेज भेजते हैं, सब पे चला जाता है वो, हाँ, ब्रॉडकास्टिंग में। अब उसका दिन में 8 बार वो वीडियो आता है, और वो बैठ कर अपना उसमें ऑफिस से बनाता है और भेज देता है, और भाई वो मेरा सारा दिन दिमाग खराब रहता है उसमें, टिन 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 टिन, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। एक्चुअली मैं सच्चाई ये होता है हम लोगों के साथ कि जो टॉप लीडरशिप है वो एक नैरेटिव वगैरह उनका हो सकता है, उनका एक विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, बट ये जो नीचे का स्तर है ना, इनका यही है कि अगले 5 साल राज करना, और उनको राज करना भी नहीं आया है। इनको नहीं पता कि राज करने के लिए आपको नैरेटिव बनाना पड़ता है। वो नैरेटिव, ये नैरेटिव आज से बन रहे हैं क्या? अंग्रेजों के समय से बन रहे हैं, और कांग्रेस ने उसका वो बनाया जो इकोसिस्टम था उसको उठाकर आगे चलाया, वामपंथियों ने भी उसका प्रयोग किया। इनको सालों को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। भाई साहब, नैरेटिव की अगर बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी के अराउंड जो नैरेटिव इस समय बन रहा है, राहुल गांधी हर बार चुनावों के बाद थाईलैंड वाईलैंड कहीं चला जाता था, इस बार वो सीधा वायनाड गया, वायनाड जाके उसने स्पीच दी और कहा कि जो भी फलाना ढिमकाना कहा। रायबरेली गया, यूपी में धन्यवाद यात्रा निकाल रहा है। इतना काम राहुल गांधी कर रहा है इस समय। 100 सीट नहीं है तब हो रहा है वो ये 99 सीट पे कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। नैरेटिव की बात अगर हम करें तो, और ये वो राहुल गांधी कर रहा है जो इटली या थाईलैंड हर बार जाता था, हर 4 दिन की छुट्टी मिले तो चला जाता था। वो तेल इतना पानी काम कर बदलना रहा है। होता है आदमी को। जस्ट इतनी सी सक्सेस देखते ही कि खून मूल लगाया, अभी अगली बार तो पेल देंगे, तो ये इसने शुरू कर दिया। भाजपा क्या कर रही है? बंगाल में हिंदू मर रहा है, चुप, मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। इस मास्टर स्ट्रोक ने 18 से 11 पे ला दिया, और इस बार 11 से 1 पे जाएंगे। अरे भैया, भाजपा मुक्त बंगाल हो जाएगा इस बार। भाजपा मुक्त बंगाल, इनके 3 MP ऑलरेडी हैं उनके साथ लगे हुए, टीएमसी के साथ चर्चा कर रहे हैं वापसी के लिए, घर भाई वापसी। यही कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं, खरीद लो, ये कर लो, पर लाए साला। नैरेटिव की लड़ाई जब तक आपके यूथ के माइंड में ये नहीं होगा कि यार जो हम इस विषय के ऊपर लड़ रहे हैं और ये हमारा विषय है, जब तक हमारा जुड़ाव नहीं होगा उसके साथ, तब तक आपको वोट नहीं मिलेगा। आपको इवेंचुअली
सिविलाइजेशनल इश्यूज को उठाना पड़ेगा, उन सिविलाइजेशनल इश्यूज पे अपने यूथ को कनेक्ट करना पड़ेगा। जो सिविलाइजेशनल इश्यूज वगैरह जितने भी हैं वो हम लोग उठाते हैं, वो इश्यूज पुश तो होने चाहिए भाई, वो नहीं होते हैं। वो साला ANI पे डिस्कस हो रहा, मैं देख रहा। वैसे अभी 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 एक बहुत मजेदार चीज हुई, नैरेटिव की अगर बात हो रही है तो अभी टेक्निकल गुरुजी ने एक वीडियो निकाला कुत्ते के साथ, ठीक है, कुत्ते के साथ, वो भगवा कुर्ता पहन रखा था और एक कुत्ते के साथ उन्होंने वीडियो निकाल दिया। अब पूरा इकोसिस्टम लग गया उनके पीछे के, अरे ध्रुव राठी ये, अरे ध्रुव राठी ये, अरे ध्रुव राठी ये। मैंने एक से पूछ लिया ध्रुव राठी फैन से, भाई ये बता कि तेरे को कैसे पता कि ये ध्रुव राठी के ऊपर ये आक्षेप लगाया? कहता अच्छा उन्होंने कुत्ता दिखाया, हमें पता नहीं है क्या। और वो भी जर्मन शेफर्ड, हमें पता नहीं है क्या? हमें पता नहीं है क्या। बड़ा समझदार है। मैं कह ये बात भी ध्रुव का वीडियो देखते तो समझदार हो ही जाता है। IT सेल के फेल होने का एक और कारण है, मतलब मेरे कुछ इंगेजमेंट रहे हैं ऐसे ऐसे कंपनियों के साथ, काटा है मेरा इन लोगों ने, अधिकतर ने, लेकिन फिर भी कम से कम मैकेनिज्म तो अब समझ में आ गया कि लोग काम कैसे करते हैं। इन लोग को हर स्टेट गवर्नमेंट से साल भर का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो रीन्यू होगा कि नहीं इन लोग को पता नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम को नेता से ही कोई संबद्ध होता है, इनको बता दिया जाता है कि बिड इतना रखना, बाकियों की बिड इतनी आई, इस टाइप से रहता है। फिर उनको या फिर बिड के पॉइंट्स ही ट्विक कर दिए जाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे कि तुम ही खाली क्वालिफाई कर पाओ, इस तरह की यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद इन्होंने बिड किया, कुछ करोड़ रुपए मिले हैं इनको, इनका पूरा का पूरा फोकस रहता है कि हम कैसे ये जो 10 करोड़ का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करें। नेताओं को घंटा पता नहीं है भाजपा में, रीच क्या होती है, लाइक क्या होती है, मतलब आपका प्रभाव कितना बढ़ रहा है, इम्पैक्ट क्या है, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या, कुछ नहीं। वो उनको चिपका देते हैं पूरा, वो बना देंगे, वो HP पे लगा बना दो बस, टिक टिक PPT टिक सर करके देखिए दिखाते रहो। आपका 13 लाइक आता था, 74 लाइक आ रहा है, हमने तो अपने अकाउंट बना लिए इतने सारे। 300%, हाँ वो 300% दिखता है बस। 300%, 250%, यहाँ पे आप थे ही नहीं सर, लिंक्डइन पे हमने आपका बना दिया, इस तरह से करके, और उसमें भगवा रंग के ग्राफ बना देंगे। वो ऐसे में प्रसन्न, अरे साला भगवा 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 मैं हो गया, नीचे में छोटा मोदी जी फोटो लगा देगा। और मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला कि मोदी जी खड़े हुए तो पीछे अडानी की परछाई। तो बस इनका सबसे बड़ा काम क्या था कि राहुल गांधी और गधे की परछाई। बस हो गया हमारा उनको काम। लगा कितना मास्टर स्ट्रोक कर दिया। क्रिएटिव हमने किया है। कितना हारने के creative। बाद भी इन्होंने, मतलब हो गया, सरकार बन गई, इन्होंने क्या कार्टून बनाया भाजपा वालों ने, सीसॉ बनाया है, मोदी अकेले बैठा हुआ सबको उठा दिया ऐसे करके पूरा। अरे साला स्नैप आउट ऑफ इट। उसमें एक और ब्यूरोक्रेसी होती है जो मैं बताना चाह रहा था, कि अगर ढंग का IT कंपनी मिल भी गया ना इनको, IT सेल वाला, अब कोई घटना हो गई कहीं पे भी, मान लीजिए यूपी में, MP में, राजस्थान में, कहीं पे भी हो गए, तो संबद्ध IT सेल जो होता है वो तुरंत अपने 10-20 लोग जो होते हैं उस पर कंटेंट प्लान करता है कि इस पर क्या कर सकते हैं। कुछ आया कंटेंट, उसके बाद वो जाता है एक IAS ऑफिसर के पास, जो पॉसिबल है कि तुम्हारे तंत्र का आदमी ना हो, वो उस पर बैठेगा 2-3 घंटा, फिर वो मंत्री के OSD को भेजता है। OSD बोलेगा हाँ ठीक है, हो सकता है उसको भी कुछ खुन्नस हो या नहीं भी हो, वो अपना सरकारी लेथार्जिक आदमी अब चिल कर रहा है अपना। उसके बाद वो जाता है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, मतलब टॉप जहाँ से अप्रूव होगा, अप्रूव हो के फिर रिवर्स में आता है, अप्रूवल मिल गया है, मिल गया, ये ट्वीक कर दो, अगर ट्वीक किया है तो कुछ शब्द की गलती, अब फिर वो वापस जाएगा ट्वीक किया हुआ, समझे। ऐसे में साला 1 से 2 दिन निकल जाता है और वो फिजल आउट हो जाता है मुद्दा पूरा का पूरा। ये ब्यूरोक्रेसी भाजपा में अभी भी है, इस कारण से नैरेटिव बनता हुआ दिखता ही नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक YouTube चैनल है इंजीनियर रिवील्स, उसने 2 पार्ट में ध्रुव राठी के ऊपर बहुत अच्छा एक्सपोज किया था। फिर एक लड़का है बिधूड़ी करके, तो उसने कहा कि यार इस लड़की, विधुरी में तो केवल रमेश जी को मैं जानता हूँ। अच्छा बहुत वही वाले नहीं, एक लड़का है, पूरा नाम मुझे नहीं पता है, घुंघराले से ऐसे बाल रहते, ऋषभ बिधूड़ी है। तो अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि यार इस लड़के की रिसर्च अच्छी थी, मैं इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन रिव्यू दूंगा, जो बीच में बोलना होगा वो बोलूंगा, इसकी रिसर्च को मैं चुराऊंगा नहीं। अब वो पूरी रिसर्च जो है
एलविश यादव को मिलती है, और एलविश यादव को तब मिलती है जब इलेक्शन जा चुका होता है। फिर एलविश यादव ग्रीन स्क्रीन लगा के बैठता है और उसमें भद्दी सी एडिटिंग होती है, और एलविश यादव भी उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहा। भाई अब आएगा मजा, अब तुम ये ना दिमाग फट जाएगा। अब भाई देखना तुम, ये जो मैं बताने वाला हूं ना भाई, उसने 40 मिनट का वीडियो बनाया, 20 मिनट में उसने भूमिका ही बनाई है, और अगले 20 मिनट में वो बोल ही नहीं पाया जो वो अपनी 2 वीडियो में बोल पाया था। तो इंजीनियर रिवील्स जैसे लोग लड़के काम कर रहे थे, एल्विस जैसे जो जितने, या फिर ये हो गया अपना आपका वो क्या बोल, जर्मन शेफर्ड को जो सैफ्रॉन कुर्ते में, क्या टेक्निकल गुरुजी, ये लोग उस वीडियो को अगर पुश करते तो उसने बहुत सटीक तरीके से और बहुत प्यारे तरीके से ले रखी थी उसमें। अगर वो पुश करते और वो वीडियो इस तरीके से चल जाता ना, तो मैं कह रहा हूं कि नैरेटिव रुक जाता। आज ANI की स्मिता प्रकाश को इस बात पर बात नहीं करनी पड़ती ध्रुव राठी ने उसको इम्पैक्ट किया है या नहीं किया है, वो 5 लोगों से बात पूछ रही है, इतने बड़े चैनल की संपादिका, तो वो सारी चीजें नहीं होनी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई जो इनका IT सेल है उसको यही नहीं पता कि कोई इंजीनियर रिवील्स भी है। उसको लगेगा कि वो कंस्ट्रक्शन के वीडियो बनाता हो। सही बात है, सही बात है। एक लाइन में इसको सम अप करूं तो बीजेपी का IT सेल जो है वो कंटेंट क्रिएटर को एक्सप्लॉइट करता है। हमको लगा आप बोले कि बीजेपी का जो IT सेल है वो दर हाँ जी, तो कंटेंट क्रिएटर को एक्सप्लॉइट करने वाला IT सेल है, और जो दूसरी साइड का IT सेल है वो कंटेंट क्रिएटर को उसको ही कंपनी बनाने वाला IT सेल पोषित करने वाला। यार एक लड़की है, वो 1.5 मिनट का वीडियो बनाती है ट्विटर पे, और वो ऐसा मतलब पूरे भद्दे तरीके से हंसती है। यार वो कौन लड़की है वो जो ये कल हम जिसकी बात कर रहे थे, पता नहीं कितने मिलियन व्यूज आ रहे हैं, राहुल जी। वो जिसका मैंने वो मीम भेजा था, जिसका मैंने ग्रुप में भेजा है अभी। भाई इतने फालतू वीडियोस हैं। हाँ हाँ, तो भाई उसकी वीडियो देखी मैंने, 9 मिनट की वीडियो थी, 9 मिनट में 3 मिनट की एड थी, 6 मिनट का कंटेंट था, और 6 मिनट के कंटेंट में जो कांग्रेस IT सेल में, IT सेल नहीं, कांग्रेस के हैंडल पे जो ग्राफिक्स है वो दिखा के हाँ वही दिखाती है वो। कुछ सही और पता है मोदी जी इस्तीफा दे रहे हैं, अभी दिया मोदी जी ने इस्तीफा। वही मैं वही बोल रहा था कि अजीत अंजुम और इसका जो है राहुल जी ने मेरी तरफ देखा, राहुल जी तो इनका आप थंबनेल का एनालिसिस कर लो। पिछले 1.5 महीने मोदी पता नहीं कितनी बार जो है वो हार चुका है, जा चुका है। और मैं इसको अभी यही कह रहा था, मैंने कहा एक रेड फाइल बनाते इसी के ऊपर कि ये जो बकैती चल रही है ना, इसके ऊपर एक बनाते, बहुत मजा आएगा भाई साहब। मैं वैसे ही पड़ गया मेरे सामने, मैंने स्क्रॉल किया, मैंने कभी इसमें तो कई बार इस्तीफा दे चुका वो पिछले 5 साल में भाई साहब, 365 दिन। अब मोदी की नींद भी बहुत बार उड़ी है। मोदी की नींद उड़ गई। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा साला हम पूरी रात दिन लगे रहते हैं रिसर्च करने में, कभी पुरानी किताब का इतिहास निकालो, कभी लाल कुछ किताब। निकालो, पता नहीं क्या क्या निकाल के रिसर्च कर रहे हैं। इनका राहुल जी हमारी तरफ देखा, कैमरा उधर दिखाई। अरे पता है मुझे क्या लगता है ना कि अभी क्या है, अभी लोग एटलीस्ट YouTube पे ऐसे हो चुके हैं कि उनको ना अगर या तो मोदी की तारीफें सुननी है या मोदी की बुराई सुननी है, तो मोदी को आप 4 रेंट कर दो मोदी के अगेंस्ट और आप 30-40 लाख व्यूज ले लोगे। ऐसे तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और भाई, लेकिन और वो वायरल हो रहे हैं। हाँ वायरल होते हैं वो लोग। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है इसी सबसे बढ़ते हुए कि नैरेटिव ना बनाने की या अक्षमता के कारण 240 पे आ गए ये लोग, और पहली बार नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते हुए जो 240 हाँ पे आ गए। पहली बार नरेंद्र मोदी, और वही हाँ मतलब खाली विकास की सूखी रोटी से नहीं होगा, रेटोरिक का उस पर घी लगाना पड़ता है, तब गले में वो उतरती है लोगों के, तो वो तो है ही। अब क्या है कि मोदी जी आ गए हैं, लेकिन क्या सबके दिल में ये प्रश्न आता है, हम तो रोज़ लाइव करते हैं ऑलमोस्ट, तो उसमें प्रश्न यही आते हैं कि चल पाएगा गठबंधन जो है, चल पाएगा कि नहीं। इसका मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देखो स्टार्ट ही कर रहे हैं, चालू कर जनरेटर तो और देखल जाती आप है, जब चलते हो तो उनके बाद कोई और चल नहीं पाता है। नहीं मैं बस आप ही इतना, आगे रोहित शर्मा हो। अरे मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि जैसे मोदी जी का आप भी बोल रहे थे कि पूरे जीवन में पहली बार गठबंधन की सरकार आई है, और जिस तरीके से 240 सीट आई हैं, अगर उनकी मेहनत को देखा जाए तो अगर वो अकेले दम पे भी अगर ये इस तरीके का नेगेटिव प्रचार विपक्ष ना करता तो ये बंदा इस दम पे भी इस गाड़ी को पूर्ण बहुमत तक तो खींच ले जाता। लेकिन इसमें डेंट जो डाले हैं उन लोगों ने डाले हैं जो हो सकता है कि देखो आज की तारीख में पछता भी रहे हों। एक रिसर्च के अनुसार ये पता लगा है कि 90 से 95% मुस्लिम वोट परसेंटेज रहा है, जबकि हिंदुओं का 54% रहा है। और बहुत लोगों को मैंने अब ये सुन रहा हूँ यार हम वोट देने नहीं गए। 400 पार वाला जो नारा था, लाइन और ऐड कर देता हूं मैं, क्योंकि फिर वो बात फिजल आउट हो जाएगी।
इसमें क्या है ना, एक स्टैट ये भी है कि जो मायावती को पिछली बार 64% जाटव वोट मिला था और 46% बाकी और दलित समाज से वोट मिला था, वो जाटव वोट 64% से कम होके 44% पे आ गया है और बाकी का जो 44-45% बाकी दलित समाज का वोट था वो कम होके 24 पे आ गया है। तो ये जो एससी वोट गया है ये कहाँ गया है, मैं हम बताऊंगा सभी इसका, सोच सकते हैं। मैं इसका भी बताऊंगा। हाँ, अब हुआ ये कि हिंदू, एक तो पहली बात वही है कि घर से निकला नहीं है। ना निकलने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो गर्मी है ही है, दूसरा कारण देखो 400 पार का नारा भी है। ये कभी भी आप जो है इलेक्शन में अपने आप को पहले से पहले विनर घोषित करके जीत नहीं सकते, खासकर इंडिया में। यहां आपको मार्मिकता, संवेदना, भावनाएं, ये सब पर खेल खेलना ही पड़ता है, जैसे कि विपक्ष ने खेला है। आपकी भावनाओं के साथ में खेले, आपकी संवेदनाओं के साथ में खेले, आपकी श्रद्धा के साथ में खेले, चाहे मुसलमानों के साथ में खेलो। उस तरीके से वोट क्या होता है, वो सेंटीमेंट भड़कता है, वो वोट देने के लिए जाता है। यहां पता लग गया अजीत भाई को कि भैया आप 400 तो आ रहे हैं, या मुझे क्या मतलब, मैं तो आईपीएल देखूंगा बैठकर नाम से, वो समस्या हो जाती है। दूसरा, शनिवार को जो रखा गया है सारा का सारा इलेक्शन, मैं साला आईपीएल देखता भी नहीं, बता। जो आदमी, अगर मैंने अजीत भारती नहीं बोला एक्चुअली पूरा, तो मैंने कहा कोई अजीत अजीत अंजुम तो नहीं देख रहा था। वो तो वोट डालने के लिए गया था। तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग उस टाइम पर वोट डालने नहीं गए बल्कि अब पछता भी रहे हैं। और दूसरी चीज के 400 पार और इनका जो सेंटीमेंट्स का लेकर के जो गेम था, अगर मोदी जी की मेहनत को देखा जाए ना भाई साहब, तो वो मैं कहता हूं कि मोदी और योगी के दम पे ये 272 आराम से ले जाते। भले ही आज बहुत सारी बातें चल रही हैं कि योगी जी के 36 कैंडिडेट मना कर दिए गए थे, देखो उतने ही कैंडिडेट कम है, भले ही बहुत सारे पुराने लोगों को दिया गया, लेकिन ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता था। इसमें बस इतना कहा जा सकता है कि हम उस पे नहीं, हम इस पे मैं चल अब रहे वही हैं। आ रहा Coalition, हूँ, आप हाँ, yes। भूमिका में अब मैं 3 इसमें आ मिनट रहा निकाल हूँ, दिए। अब मैं इसमें आ रहा हूँ कि वो सरकार चल सकती है अथवा नहीं चल सकती। जहां तक मुझे लगता है कि दो जो बड़े संगठक हैं इनके, वो हैं नीतीश कुमार और टीडीपी। दोनों के पास में स्टेट में गवर्नमेंट है। टीडीपी कहीं नहीं जाने वाली है, ये क्लियर है, क्योंकि 5 साल उसके पास में सरकार है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार को भी ये पता है कि अगर मुझे अपने स्टेट में इस तरीके से गवर्नमेंट चलानी है और बजट लेना है तो मोदी जी के अलावा कोई नहीं दे सकता। दूसरी बात, अभी वो रह के आया है तेजस्वी के साथ में, और वहां उसको ये बात पता लग गई है कि खुद का उसका लड़का देखो आगे पॉलिटिक्स में नहीं आना। तेजस्वी की जो तेजस्विता है वो है ये कि आने वाले समय में इस पूरी की पूरी पार्टी को अपने में मर्ज कर लूं और इसके मरने के बाद में पूरी पार्टी मेरी हो। ये बात नीतीश कुमार को स्पष्ट पता लग चुकी है, और उसका सम्मान जो बीजेपी मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। आपने भी देखा है कि भले उनकी सीट ज्यादा ही हो, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। तो मुझे लगता है कि दो मेजर पार्टियां कभी बाहर नहीं जाएंगी। आपा कहते हैं, लेकिन आप सम्मान कह लीजिए। मेरा मैं कहना विचार इसमें चाहता हूं थोड़ा सा सम्मान। डिफरेंट है, पहले ये कंप्लीट करना। मेरा हो गया कंप्लीट। अच्छा, इसमें मेरा विचार बेसिकली ये है, बुरा मान जाते हैं, उनको कोई काटता है, बोलता है अब नहीं बोलूंगा अब मैं बोलूंगा अब मैं बोलूंगा ही नहीं साला। बोलूंगा ही। मेरा हो गया पूरा भाई। तो इसमें मेरा विचार तो ये है कि भाई साहब, अगर आप केवल विकास 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 करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ना नीतीश दिक्कत करेगा, ना चंद्रबाबू दिक्कत करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने सिविलाइजेशनल मुद्दे उठाए, हिंदुत्व के मुद्दे उठाए, वैसे ही दिक्कत हो सकती है। सपोज करो आप यूसीसी लेके आते हो, ठीक है। अब यूसीसी लेके आते हो और चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है वो हमेशा सेक्युलरिज्म के ऊपर खेलती रही है, और सिमिलरली नीतीश की भी सरकार जो है वो सेक्युलरिज्म के ऊपर खेलती रही है। बिहार में तो आधे से ज्यादा मुस्लिम है ना, हाँ, वो तो खेलेगा ही। उधर अगर आप उनके वोट बैंक पे आक्षेप मारोगे, उनके वोट बैंक पे दिक्कत करोगे, तो वो उनको बोलना पड़ेगा। जैसे अगर आप बात करो यहाँ की हरियाणा में जो ये मेवात का इंसिडेंट हुआ था, तो दुष्यंत चौटाला ने आपके विरुद्ध, जबकि उसको वाइस सीएम बना रखा था ना, हाँ, जबकि उसको वाइस सीएम बना रखा है और वो आपके विरुद्ध बोला। सिमिलरली ये चीज हो सकती है वहां पे, अगर आपने हिंदुत्व के ऊपर कुछ भी चीज करी यार तो। उन्होंने तो अग्निवीर को समीक्षा करने को बोल दिया, आप यूसीसी की तो कहीं बात कर रहे हो। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर, और यूसीसी इनके प्लान में तो है, मैनिफेस्टो में तो है, और वो पिछली बार करना था, वो हुआ नहीं, इस बार करेंगे। तो मुद्दा यही है, जब तक, और चुनाव आप नहीं जीतोगे कि केवल विकास विकास की बात करी, हिंदुत्व आपको करना ही पड़ेगा। 29 खतरे में पड़ जाएगा। हिंदुत्व नहीं करोगे तो 29 नहीं जीतोगे, और करोगे तो ये अगर करोगे 24 नहीं तो बचेगा। 24 नहीं बचेगा। ये सिचुएशन इनकी रहेगी। और इसमें एक और अटल जी बन जाएंगे यानी किसी बार ये। इसमें एक और चीज है, एक और चीज ये भी है कि एक वो था, एक बुक थी जो 2008 या 9 में आई थिंक लिखी गई थी, जब मोदी सीएम थे, ठीक है।
उस बुक में लिखा हुआ था एक एस्ट्रोलॉजी की किताब है वो, उसमें क्या लिखा हुआ था कि मोदी 2014 में सीएम बनेंगे, ठीक है, ओ सॉरी हाँ, दिल्ली में जाएंगे पीएम बनेंगे, 2014 में पीएम बने, फिर वो पूर्ण गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार चलाएंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ था कि एक बीच में और 2032 तक वो पीएम रहेंगे, बीच में एक फेज ऐसा आएगा जब मोदी सरकार में तो रहेंगे लेकिन गठबंधन की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत नहीं होगा, और फिर उसके बाद बीच में एक छोटा सा फेज ऐसा आएगा जब मोदी ऑपोजिशन में बैठेंगे, और 2027 के आसपास उस एस्ट्रोलॉजर के अनुसार इलेक्शन होंगे। हाँ, 2027 में अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद जो आएगा तो भयंकर तरीके से जीतेगा। तो ये बेसिकली उसकी 14 में 15 में 14 में तो आया क्या, ये जो उसने बुक 2013 की, 2013 की बुक है, 13 की बुक है। हाँ हाँ, तो पता नहीं, देखो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू इससे काफ़ी मिलता जुलता ही है कि ये थोड़ा जो हिंदुत्व वाला एंगल है उस पर मुश्किल ही जा पाएंगे, बिकॉज क्या है कि 2003 से लेकर 2002 से लेकर 2013 तक का जो फेज है मोदी का एज अ सीएम, उसमें एक लंबा कालखंड जो है वो कांग्रेस सेंटर में सत्ता में है, और उस समय आप नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यकाल देख लो, उसमें विकास की बातें हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बातें हैं, और इस सारे हमने पानी यहाँ पहुँचा दिया, नर्मदा का पानी कच्छ तक ले गए हम, और ये इतने बड़े बड़े पाइप डाले कि इनमें तो मारुति कार चल जाए। मार्केटिंग उस टाइम भी जबरदस्त थी, बंदे की मार्केटिंग गजब है, बस पेड़ कटवाए नहीं बंदे ने, वो जड़ समेत उठवा दिए लाइसेंस। और जो क्या होता है कि जो नॉर्मल पानी आता है ना लोगों के घरों में, पानी नलके से आता है, वो ऐसा पानी आता है जैसा मिनरल वाटर हो, उसमें ऐसे झाग बनते हैं, ऐसे ऐसे नैरेटिव थे ना। ये चीज मैंने देखी है, जो आदिवासी एरिया गुजरात का, वहाँ पाइप से ही पानी पहुँचता था, और वो बिल्कुल मिनरल वाटर ही पहुँचता है। हाँ, वो काम करता था, ऐसा थोड़ी है काम नहीं करता, काम करता था। ये राजदीप सरदेसाई के साथ बैठा हुआ था, और राजदीप सरदेसाई ने इससे मुसलमानों के बारे में क्वेश्चन करना शुरू किया। इसने कहा कि डेवलपमेंट के बारे में बात करना, राजदीप हो गया कि भाई डेवलपमेंट के बारे में तो आपको घेर ही नहीं सकते हम, तो करता था। हाँ, अच्छा, वो इंडिया टुडे पे इसको खूब घेरने की कोशिश की, राजदीप बैठा, सारे बैठे, खूब घेरने की कोशिश की। अरे लल्लन टॉप पे भी राजदीप बड़ाई कर रहा था, कह रहा नहीं यार इस मामले तो मोदी का तो कोई सानी नहीं है। डेवलपमेंट के मामले में कुछ वो नहीं कर सकते आप इस व्यक्ति पर चलो जो भी है, अब मुझे भी, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपका बताओ। मैं मेरा तो क्योंकि नीतीश जी तो आपके नहीं, मुझे लग रहा है 5 साल चल जाएगा आराम से, चल जाएगा। चला लेंगे। 29 में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। 400 पार करवाओगे? पर 400 पर तो करना ही होगा, 800 के लगभग सीट हो जाएगी डिलिमिटेशन के बाद। फिर तो आपका टिकट का नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये जो डिलिमिटेशन है, जो वो बहुत बड़ा मुद्दा जो 2026 में होगा डिलिमिटेशन, वो मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि बीजेपी इस तरीके से करेगी कि उसको फायदा हो। ऑब्वियस, हाँ, इसीलिए तो देखो मुद्दा बनेगा, मतलब इसीलिए 400 पार और 350, तो इसीलिए मेन मुद्दा ये है, कपल्ड विथ एनआरसी और डेमोग्राफिक चेंजेस जहाँ जहाँ पे हुए हैं, उसको कंटेन करने के लिए डिलिमिटेशन इसी तरह से किया जाएगा जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर मतलब डेमोग्राफिक्स जो है वो पूरे के पूरे वोटिंग को प्रभावित ना करे। और बाय द वे डेमोग्राफिक चेंजेस असंवैधानिक है, अगर फोर्सफुली कोई कर रहा है ना, इलीगल है, वो आप नहीं कर सकते। कोई आदमी चाहे चैलेंज कर सकता है अगर उसके पैटर्न उभर रहे हैं, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिस इज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इस तरह से बोला गया है। तो उन सब बातों को देखते हो, अब मेन यही है कि साला जब ये करेंगे, अगर अपनी मेजॉरिटी होती है तो ये करना बहुत आसान हो जाता है। आप जैसे मन लाइन जो है लॉर्ड माउंटबेटन टाइप, साला जहाँ से मन वहाँ से खींच दोगे, बोलोगे डूरंड लाइन हो गया, ये मैकमोहन लाइन हो गया। भाई उसने क्या किया, घर में एसी में बैठ के, मतलब एसी तो नहीं होगा खैर, पर घर में बैठ के लाइन खींच दी नक्शे में कि ये है वो, साला अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, चाइना हमसे लड़ रहा है, साला क्या जहर हो गया भाई। अफ्रीका में सीधी सीधी लाइन है देशों की। हाँ बिल्कुल सीधी लाइन, नेचुरल बॉर्डर्स किसी देश के सीधे फीका दरका मार रखी भाई। जहां मन किया भाई ने पेंसिल चलाई है। तो मोदी जी वही कर सकते थे, मन करता उनका जहाज पेंसिल यहाँ ज्यादा है, काटो साले को ऐसे, तो वो अब होता हुआ दिखता नहीं। ओखला में पूरी की पूरी सीट अमानतुल्लाह ले जाता है। अच्छा अभी रुको, आधा ओखला इधर, आधा ओखला जीके के साथ मिला दो। नहीं, वो करना जरूरी भी है, हमको लगता है
इसी कारण हमें मेजॉरिटी चाहिए थे। अब इतना गिव एंड टेक करना पड़ेगा ना, खास करके बिहार और आंध्र प्रदेश में आपको कि भाई हमारे मुंगली मत करो। अब वहाँ बिहार में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं वहाँ। लेकिन वो नीतीश और टीडीपी के हिसाब से भी कर सकते हैं, हालांकि ये हाँ, स्ट्रेटेजी थोड़ा सा यहाँ कर ना सकते बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्वीक तो करेंगे ये, वो करना पड़ेगा और वो इलीगल नहीं होगा। लेकिन हाँ, हर सीट पे, हर चंक पे ये लोग सुप्रीम कोर्ट में घेरे जाएंगे, ये आप देख लो, पक्का यही होना ही है। और इस कारण क्या पता डिलिमिटेशन होते ही 2027 में चुनाव भी हो जाए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये स्वयं लोकसभा भंग कर सकते हैं। उस टाइम 75 के ही रहेंगे मोदी जी। वो ये नहीं है कि वो 76 के हो जाएंगे तो वो चौथी बार भी शपथ ले सकते हैं। तो क्या केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, वो 75 उनका सही हो जाएगा? नहीं लग रहा है, नहीं आएंगे। केजरीवाल से याद आया मुझे, दिल्ली में वाटर की क्राइसिस चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। और उन्होंने कहा था कि पाइप ड्रिंकिंग वाटर हम पहुंचा देंगे। पाइप से तो पहुंचा ही रहे, पाइप से तो टैंकर में पाइप डाल के आपको लेना ही पड़ रहा है। हाँ, तो और उनके हमने 2013 से देखे वीडियोस। 5 साल में दिल्ली के अंदर सबके घरों में टोटी का पानी आएगा 5 साल में। फिर उसके बाद 16-15 में बोला कि 5 साल में फिर करेंगे, फिर 16 में बोला दिसंबर 2017 तक। ये शर्म की बात है कि राजधानी में टोटी में पानी नहीं आ रहा है साला। और आज भी समस्या वही है कि राजधानी में टैंकर में पाइप डाल करके पानी। तो फ्रीवी की राजनीति पे आप लोग का क्या, आप ही आरंभ कीजिए। आप भरे बैठे हुए हैं। टोटी से मतलब एक लाइन बोला अखिलेश जी याद आ गया आपको क्या? टोटी की लाइन बोला, एक ही बात है कि टोटी से बस मोती रहे हैं दिल्ली के लोग, पानी नहीं मिल रहा उन्हें, पहली बात। तो अगर फ्रीबीज की बात करें ना भाई साहब, तो फ्रीबीज का तो इतना बुरा हाल है। अगर वेनेजुएला को देख लो, ठीक है, श्रीलंका को देख लो, खत्म होने की। वेनेजुएला मतलब अगर हम वेनेजुएला से समझ लें और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें उसे, तो बहुत इजी है हमारे लिए समझना। शेवेज बन जाता है प्रेसिडेंट। अब फिर वो कुछ चीजें करता है केजरीवाल टाइप। वो कहता है कि आज के बाद मेरे देश में कोई भी रात को बिना बियर पिए नहीं सोएगा, मैं हूं। ये होना चाहिए साला। मैं तो बियर पीता भी नहीं, मुझे जबरदस्ती पिला देते हैं। मैं हूं। मतलब अगर भाई तुझे बियर पिलाएगा। वेनेजुएला की आप बात करो तो गाड़ी भी खुद चलाएगा। वेनेजुएला की अगर हम बात करें ना, तो वेनेजुएला जो है वो ऐसा देश है जहां पे बिना बियर के कुछ नहीं होता। और उस एरिया में रादर आप अर्जेंटीना भी चले जाओ तो वहां पे भी ऐसा ही आपको, कमोड में भी वही मिलेगी। हाँ, आपको मिलेगा वहां पे बियर, आपको मिलती है सुबह शाम धोइएगा तो चींटी लग जाएगी, इसलिए मतलब डोंट गो टू दैट लेवल। कह रहे ना हर जगह उसके बिना कुछ चलता तो ही नहीं है। बियर बहुत ज्यादा कॉमन है। तो बियर इसलिए उसने कहा कुकिंग में भी बियर का यूज होता है। हाँ। तो बियर ऐसा हो गया, मतलब कोई बियर के बिना नहीं सोएगा, मैं हूं। तो भाई ने बियर देनी शुरू करी। फिर भाई ने कहा कि इस देश में किसी भी चीज का, जो भी चीज है, आज उसका जो प्राइस है, अगर वो ज्यादा है तो हम कम करेंगे उसको, और बाकी कभी भी कोई प्राइस नहीं बढ़ेगा इस देश में। तो उसने इन्फ्लेशन हटा दी, उसने इन्फ्लेशन, कितना तगड़ा काम किया, इन्फ्लेशन हटा दी। कोई महंगाई शून्य, कोई चीज का दाम नहीं बढ़ेगा। जो फिक्स कर दिया तो वो फिक्स कर दिया, ठीक है जी। अब कंपनियों को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा भाई साहब, ये ठीक है जी, अब बनाए जा रहे, करे जा रहे काम। अब उसके बाद वेनेजुएला आगे बढ़ता है, कुछ साल बीतते हैं और वो मतलब शेवेज इतना पॉपुलर हो जाता है लोगों के बीच में, वाह क्या प्रेसिडेंट है, मजा ही आ गया। आज भैया 2017 की बात अगर हम करें तो 2017 में जो डेली वेज का भत्ता जो मिलता था एक आदमी को, उससे 70% कम भत्ता एक दिन का उसको मिल रहा है। 2001 में जो मिलता था और जो 2017 में मिल रहा है, उससे 70% कम अब मिल रहा है। महंगाई पार हो गई है, 2000-3000% पे महंगाई चल रही है। ब्रेड खरीदने के लिए साले सूट के पेट्रोल भरवाने, 1 लीटर पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो अटैची लेके जाते हैं, भाई साहब पेट्रोल भर दो। तो ये वहां पे इकोनॉमी 2000-3000 पे तो यार परसेंट पे तो इन्फ्लेशन चल रही है। एक्चुअली देयर इज अ रीज़न। बेसिकली उसमें क्या होता है ना कि आपके जो संसाधन होते हैं, आपका जो टैक्स पेयर ने पैसा दिया है, उस पैसे को आपने रेवड़ी बांटने में लगा दिया। उस पैसे से आपने
और पैसा पैदा नहीं किया और संसाधन पैदा नहीं किए, ठीक है। तो वो पैसा जो आपने रेवड़ी बांटने में लगा दिया, जैसे कि 8,000 वाली खटाखट स्कीम थी, तो इस और बीजेपी ने 8,000 नहीं यार, 1 लाख बोलो उसे, वो मध्य लोगों को नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 लाख बोलो, 1 लाख प्रति वर्ष। हाँ। तो मध्य प्रदेश में भी वो सौभाग्य लक्ष्मी योजना थी, कौन सी थी, लाडली, वो भी ऐसी ही थी, है ना। आप करते हो, सब पार्टीज करती हैं, पर दिक्कत क्या है ना कि बीजेपी एज अ पार्टी वो आपको वो भी करती है, पर वो आपको सबसे कम करती दिखेगी, और सबसे भद्दी तरीके से जो कर रही है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। और इनकी सालों की शुरुआत क्या हुई है, इनकी ये 2006 के इलेक्शन में ये डीएमके वालों ने कहा तमिलनाडु में कि हम कलर टीवी देंगे, ठीक है। तो जयललिता ने कहा कि हम भी कलर टीवी देंगे और साइकिल भी देंगे। तो ये साला यहाँ से ऐसी बीमारी लगी और कलर टीवी जीत गया, जिसने पहले कलर टीवी देने की बात की। उसके बाद सरकार ने 780 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का सिर्फ कलर टीवी बांटे, 25-25 लाख के, भाई इन 25 लाख लोगों को अब कलर टीवी मिलेगा, इनको अब मिलेगा, इनको, इस तरीके से आवंटन कर दिया। और उसके बाद से ये पॉलिटिक्स ऐसी चली है, जबकि इसकी शुरुआत जो है, जो कामराज एक नाम का एक कामराज थे, वो सीएम थे तमिलनाडु के 50 के दशक में। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने स्कूल्स के अंदर मिड डे मील जो आज चलती है उसका उन्होंने वहाँ पर चालू किया था। वो फ्री भी है एक तरीके से, पर उसने इतना अच्छा काम किया उस फ्री बी ने कि लोग, बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में आने लगे। अब पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि मेरिट फ्री भी है या डीमेरिट फ्री भी है। मेरिट, अब फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट खोलने की योजना है, वो फ्री में दिए गए हैं, पर उसका फ़र्क क्या पड़ता है, उससे जो घरों में पैसा पड़ा हुआ था वो इकोनॉमी में आ गया, इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है उसके बाद वो, और ये डीबीटी वगैरह कितना लाखों करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है उससे। तो ये मेरिट फ्री भी हो गई। पर आप कह दो कि मैं तो तेरे को भाई ये खटाखट हर साल 8,000 वो उसकी कच्ची पी के अपना सो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाती है उससे बहुत ज़्यादा। लोग परेशान होंगे कि साला लेबर नहीं मिल रही, ठीक है, क्यों काम करेगा कोई, नहीं करते लोग। यार मनरेगा के बाद मिलनी बंद हो गई थी। मैंने घर बना लिया है और मेरे घर में पोछा और शीशे को पोछने के लिए, झाड़ू देने के लिए लोग नहीं मिल रहे। हाँ, तो मैं वही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जब आप रिसोर्सेज जो होते हैं, टैक्स पेयर का पैसा जो है उसको ऐसे लुटाते हो, तो आपके ऊपर डेट जो होता है वो चढ़ने लग जाता है। उस डेट को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु की सरकार है या पंजाब की सरकार पे सबसे ज़्यादा डेट है। पंजाब की सरकार वादा कर चुकी है महिलाओं से कि हम आपको फ्री राइड देंगे, फ्री ये देंगे, हर साल इतना, हर महीने 1,000 रुपये देंगे, ऐसे ऐसे कुछ वादे कर चुके हैं। फिर जैसे ही सरकार में आते हैं, फिर वो कहते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है, सेंटर से मैं आशा करता हूँ सेंटर मुझे पैसा दे। अब सेंटर के ऊपर बोझ बढ़ता है। पहले ही दिन वो चला गया ना, भगवान मान जीता, अगले दिन बोला 50,000 करोड़ अभी दे दो, 50,000 करोड़ कुछ दिन बाद दे दो, जैसे साला 50 का बंडल देना है, 100 रुपए का ले जाओ। अब एंड में बात ये आ जाती है कि फॉर एग्जांपल जब इस प्रकार की कंडीशंस पैदा होने लग जाती हैं, देश में संसाधनों की कमी होती है, तो देश एज एन एंटिटी वर्ल्ड बैंक और इधर उधर घूमता है। वर्ल्ड बैंक अपनी शर्त रखता है, महंगाई होने, फिर क्या होता है कि जब कई बार कंट्रीज इतनी घाटे में चली जाती हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाता है, फिर वो और पैसा छापती हैं तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो जो कल कारखाने चल रहे होते हैं वो अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट, जॉब कम हो जाती हैं तो लोग टैक्स कहाँ से भरें, टैक्स नहीं भर पाते तो साला सरकार के पास कर नहीं आ पाता तो साले एजुकेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पैसा नहीं लगता। एट द एंड ऑफ द डे लोगों के पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग रोष में आ जाते हैं, दंगे होने लग जाते हैं तो फिर जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति के घर में स्विमिंग पूल में नहा रहे थे ना, वो हो जाता है। और ऐसे कई देशों के एग्जाम्पल हैं जो जिनमें फिर सिविल वॉर हो जाती है। हाँ, वो एक और चीज आप मिस कर गए, एक और चीज होता है कि आपके देश के क्रिकेटर न्यूयॉर्क जाएंगे और $25 में जो है फैंस के साथ भोजन करने की स्कीमें लेके आते हैं, वो भी होता है। या फिर यूएसए से हार जाते हैं क्योंकि आईएमएफ की बहुत सारी ऐसी शर्तें होती हैं। क्या हुआ था 2012 या 13 की बात थी आई थिंक, ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने संसद में इसका एक स्पीच दी थी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बखान करते हुए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी, सिंगापुर में भी अब ये होने लगा है कि बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो फ्री बीज लेकर आ रही हैं, चुनावों में फ्री बीज की बातें हो रही हैं, इसे मैं
एड्रेस करना चाहता हूँ और इसको यहीं पे अगर हम समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री थी जिसके पास पैसा जो था वो सरप्लस में था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वहाँ पे, बहुत अच्छा काम किया और पैसा जो था वो सरप्लस में चला गया उनके पास। अब जैसे ही उन्होंने मतलब ऑपोजिशन ने देखा कि पैसा तो सरप्लस में है, तो हम क्या किया करते हैं, हम चुनावों में वादे कर देते हैं ऐसे ऐसे कि हम सत्ता में आ जाएं। तो उन्होंने वादे कर दिए कि ये दिया जाएगा फ्री में, वो कर दिया जाएगा फ्री में, ऐसा। तो वो सत्ता में आ गए। अब वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने वादे पूरे भी किए। अब वादे पूरे करने के बाद चीज़ें ऐसी हुई कि अभी विद इन 10 ईयर्स जो इतना सरप्लस में आपके पास था, विद इन 10 ईयर्स आप डेफिसिट में चले गए। अब डेफिसिट में चले गए, आप चाहते हो कि सिंगापुर भी डेफिसिट में जाए। एक चुनाव जो था वो इलेक्शन ना रह के ऑक्शन बन गया। एक पार्टी कह रही है कि ये टीवी दे देंगे, तो दूसरी पार्टी कह रही है टीवी, फ्रिज सब कुछ दे देंगे। तो इलेक्शन नहीं, डीएमके और ये एडीएमके में तो साड़ी धोती बांटने की आपको इलेक्शन करवाना है या ऑक्शन करवाना है, चुनाव आपको करना है। देखो, दिल्ली के मैटर पे जो आपने बात कही है, अभी जल विभाग कहाँ प्रॉफिट में रहा करता था और अभी बताया जा रहा है कि 73,000 करोड़ रुपए के डेब्ट में वो चला गया, डेट में चला गया है। आपने मुझे सुधारा था, डेट में चला गया है। तो ये केवल जल विभाग की बात नहीं है, बिजली विभाग की भी यही बात है और जितने भी विभाग हैं दिल्ली के पास में, सब विभागों में यही स्थिति है। जनता का अगर आप देखोगे ना, तो जो हम बात कर रहे थे कि जो मिडिल क्लास है वो जो टैक्स भी देता है और जो वोट भी देता है, और बाकी जो आप जो है ना लाभार्थी, जो एक पूरा का पूरा एक तबका है, वो वैसे भी बड़ा है और वो हमेशा बोला कि वो थाली के बैंगन को या पेंडुलम की तरह है कि अगर अच्छा ये खटाखट 8.5 दे रहे हैं तो 8.5 को वोट देंगे, वो पहले 2 दे रहे थे तो हम 2 को देंगे, अच्छा मनरेगा में ये सैलरी बढ़ गई तो चलो इनको दे देते हैं। तो 5 साल में मकान दिया, टॉयलेट दिया, रोजगार दिया, अनाज दिया, सब कुछ भूल गए वो। अब उन्हें दिख रहा है भविष्य में क्या मिलना है। तो बोला कि ये जो नीतियां बनी हुई हैं ये तो हटाएंगे नहीं और 8.5 भी मिल जाएंगे। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्टेट के ऊपर लाखों करोड़ रुपए भी हो जाए, चाहे करोड़ों करोड़ भी हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है आपका विकास कार्य रुक जाए। ये जितने भी लोग हैं, चाहे आप देखोगे केजरीवाल के साथ मिलकर ना, कीच से मिला कीच, तो भैया यही होता है। फिर जो कांग्रेस आगे का तो बोलो आगे पंजाब पुलिस पहुंच जाएगा। तो नहीं, पंजाब पुलिस इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वहां दोनों का अलायंस नहीं था, और अब भी इन्होंने कह दिया कि हम दिल्ली में भी अलायंस नहीं करेंगे क्योंकि तुमने हमारे सरगना को बाहर नहीं निकलवाया। ठीक है, हाँ। तो अब ये हुआ है कि इन्होंने तो बल्कि केजरीवाल से चीज सीखी है। अच्छा, केजरीवाल को त्योहार में फ्री बिजली पानी मिल रहा होगा ना? हाँ, फ्री मिल रहा है वहाँ। इवन कह रहे हैं कि पर डे की सैलरी मिलती है 50 गर्म पानी तो नहीं आता है खोलता हुआ ऊपर से? जो नहीं, वो नहीं आजकल तो देते हैं, वो गर्मी नहीं बहुत देते हैं। ज्यादा है। तो अच्छा, फिर उसका वो शुगर वुगर वेट सब ना check में कैंसर खत्म हो गया, जेल गया कैंसर खत्म। हाँ, वो भी खत्म हो गया। बल्कि अब तो कोर्ट ने ये कह दिया कि अच्छा बाहर निकल के तो बड़ा तुम जो है माइक में पूरा जोर प्रचार कर रहे थे, अब तुम्हें क्या चेकअप के लिए फिर छुट्टी चाहिए। तो जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं बनता कि आपका देश डेट में जाए, आपका देश तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। उसको बस अपनी रोजी रोटी से और सुबह से लेकर शाम तक का जो उसका खर्चा है, बस उसके बारे में वो सोचता है। अगर ये चीज़ें सरकारें अपने देश के बारे में सोचें, नेता मंत्रीगण सब अपने देश के बारे में सोचेंगे, तो इस तरीके की चीज़ों को हटाना पड़ेगा। और चाहे वो बीजेपी भी हो, आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश में जो मैंडेट आया है वो इसीलिए आया कि बोला हम 2000 दे रहे, अगली बार 3 देंगे। अच्छा मैंडेट आया है, लेकिन ये हर जगह से हटना चाहिए और इस पर हमें भी, आपको भी, सबको आवाज उठानी चाहिए। आवाज नहीं, मेरे को इस पे सोल्यूशन कि एक छोटी सी बात कहूँगा कि ये जो लोग हैं ना, ये बदले नहीं है। 2000 साल पहले भी ऐसे ही थे। रोम का राज जब चला करता था तो उसमें बड़ी भारत की बात कर लो कभी, सुनो अरे यार। भारत में भी कब नहीं, श्री कृष्ण काल में कभी ऐसा हुआ रोम ना लाओ। अब यहाँ जो है ना, बड़ा अच्छा वो करो जी, आशुतोष की तरह करो, बंद करो मोदी जी। अरे रोम, आप यहाँ का बताओ, इंडिया का, इंडिया में फ्री इंडिया का ही एग्जांपल आएगा इसमें। सुनिए तो सही, रोमन्स का जब राज हुआ करता था तो उन्होंने उनकी अव्यवस्था फैल कितने गई साल पहले? शहरों में, कितने साल? करीब 2000 साल? इतना ही होगा। अच्छा 2000, इससे बात पहले तो बात ही नहीं करते। 2000 साल तो इतनी अव्यवस्था हो गई शहरों में लोग पलायन करने लगे। छोटे छोटे से शहर थे, उनमें पलायन करते थे, तो अव्यवस्था इतनी हो गई और लोगों के पास रोजगार नहीं, लोगों के पास कोई सुविधा नहीं, साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। तो लोगों ने ना दंगे आरंभ कर दिए। रोमन राजाओं को लगा कि इनको कुछ तो मन बहलाने के लिए देना पड़ेगा, तो उन्होंने फ्री रोटी दे दी,
और फ्री एंटरटेनमेंट दे दिया सड़कों पर नटों के वो होने लगे, सड़कों पर सर्कस होने लगी, अभी जो और स्ट्रीट इस वाला टाइप सब की चलता चीजें, है वहीं हाँ से जी, आया इस टाइप की चीजें, खेल होने लगे, पशुओं की लड़ाइयाँ होने लगी, लोग बिजी हो गए, लोगों ने प्रश्न पूछने छोड़ दिए। आज भी वही हाल है भारत में भी। प्रश्न पूछना छोड़ देता है बस फिर इंसान, बस। तो सोल्यूशन मेरे ख्याल से इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी इसके PIL के भाई इतने फ्रीबीज चुनावों में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हक देते हैं, कुछ भी मुद्द देते हैं, साला चल क्या रहा है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको सुनना पड़ेगा। वहाँ पे क्या होता है निर्णय वो इवेंचुअली आएगा, बट मेरे ख्याल से कुछ इस प्रकार के रूल बनने चाहिए कि आप जो है, जैसे अभी मनमोहन सिंह ने क्या किया था, मनमोहन सिंह ने 2009 में चुनाव आने ही वाले थे, 70,000 करोड़ रुपए के कर्जा माफ कर दिया किसानों का, ठीक है। तो इस तरीके से रूल बना देने चाहिए इलेक्शन कमीशन को ही कि आप चुनावी वर्ष में इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते हो कि लोगों को पैसे वैसे माफ कर दिया या कुछ इस तरीके से कर दिया, ये आप चुनावी वर्ष में नहीं कर सकते हो। जो करना है पहले 3-4 सालों में, 3 सालों में ही करो, चौथे 5वें साल में नहीं करना है ये। या फिर इस तरीके से अगर कुछ इस प्रॉमिस भी नहीं कर सकते हो, इस तरीके से कुछ तो बनना चाहिए, अदरवाइज ये फ्रीबीज ऐसे ही चलता रहेगा, ऑक्शन ही बनेंगे इलेक्शन। प्रॉमिस नहीं, इसका सीधा है कि, लेकिन बात वो है ना, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा, आरक्षण कौन हटाएगा, ये वाली बात हो जाती है कि मैं आपको पता है एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 2014 के चुनाव चल रहे थे, ये बात सर्वविदित है कि उस समय मैं जॉब करता था और हम लोगों ने ये चाय पे चर्चा वगैरह के वो चलाए थे। उसमें एक गांव की महिला आई थी, हम चाय तो बांट ही रहे थे, वो उन्होंने चाय ली और वहाँ पे मोदी के पोस्टर क्या, ए भैया या वोट देना है, कहा आपकी मर्जी है जी, ये तो हम तो हमने इस तरीके से बोल दिया, 100 गज का प्लॉट दिलवाए तो करवा दूंगी वोट पूरे घर के। मगर ये साला 100 गज का प्लॉट तेरे को चाहिए एक वोट के लिए, तो ये रवैया है लोगों का कि फ्री में प्लॉट तक चाहिए भाई। दिल्ली के इलेक्शन में हर बार कहा जाता है बीजेपी के आप भी इस तरह की घोषणाएं कर दो सरकार आ जाएगी, वो नहीं करते हैं और नहीं आती है। जनता की मेंटालिटी अपने आप पता लग जाती है कि सड़कें नहीं बनी हैं, फुट ओवर ब्रिज नहीं बन रहे हैं, विकास जो आप ये CCTV लाइट और पानी ये तो मूलभूत हैं, ये भी कहीं नहीं हो रही है। क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी देख लेना 2025 में ये मैंडेट लेकर आएंगे इन्हीं के आधार पे ही। कौन, आम आदमी पार्टी घंटा लाएगी, नहीं आएगा 2000 मैं खड़े होऊं नहीं, जो खड़ा हो पेला जाएगा फिर वो है, मुझे डाउट है। मतलब अब दिल्ली वाले बैठे हुए हैं, दे देंगे यही लोग देते हैं। केजरीवाल बाहर नहीं आया, केजरीवाल बाहर नहीं आया तो डाउट है, केजरीवाल बाहर आ गया तो कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि, चलो देखते हैं, वो तो खैर समय बताएगा, हम बहुत बार गलत भी साबित होते हैं। आपने मध्य प्रदेश की जो बात की ना, वहाँ से मध्य प्रदेश में संघ ने 1.25 लाख, अजीत भाई ने 1.25 लाख सभाएं की थी, ठीक है। और 1.25 लाख सभाएं मतलब लगभग 4700 सभाएं प्रति लोकसभा क्षेत्र ये हुआ था, प्रति विधानसभा क्षेत्र 542 या ऐसे करके एवरेज था, और 29 में 29 सीटें आई। और वही संघ के सरसंघ चालक जो हैं प्रातः वंदनीय श्री मोहन भागवत ने, मोहन जी भागवत, और तो उन्होंने जो अभी किया है वो तो आप लोगों को पता होगा है। उन्होंने ज्ञान दिया वस्तुतः कि ट्रू लीडर कैसा होना चाहिए, मर्यादा भाषा की बनी रहनी चाहिए, जो वो फ़ोन पे भी बता सकते थे। समन्वय बैठकें होती हैं। एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाते हैं संघ के व्यक्ति, इंद्रेश, वो भी ज्ञान दे रहा है आजकल। वो भी एक जगह जाकर जो राष्ट्रीय पहले नहीं लगा सकता, मुस्लिम पहले लगाता है, वो भी ज्ञान दे रहा है। रतन शारदा जी का एक बहुत अच्छा लेख है 5 जन्य में, ये सब चल रहा था, हम भी क्रिटिसाइज कर ही रहे थे। मुझे आया स्क्रॉल वालों का एक का फोन कि सर हम जो है ना एक आर्टिकल लिख रहे हैं और उसमें हम जानना चाहते हैं कि संघ की क्या भूमिका रही, IT सेल ने क्या नहीं किया, और हमने देखा कि आप काफ़ी वोकल हुए और लिखते हैं, तो आपसे बात करनी थी, 15 मिनट का समय चाहिए। हम बोले तुम लोग साले वही हो ना, ये वायर स्क्रॉल ये सब एक ही गैंग के हो, तुम्हें भी तो पेलते हैं, तुमने वो नहीं सुना? नहीं, मैंने बोला तुम लोग विश्वास करने योग्य तो हो नहीं। मैं बोलूँगा A छापोगे B और बाद में एडिट करके C चला दोगे, इस तरह से। नहीं सर हम लोग एकदम, मैं आपको पूरा ड्राफ्ट दे दूंगा लिखने। बोले कि हाँ भाई, वो एडिट तो होता नहीं ना, ड्राफ्ट प्रिंट में छप जाता है, जो हमको दिखा वही छपेगा। जो भी मैंने काट के हटा दिया।
बात यह है कि क्या सही में संघ और भाजपा में दूरियां बढ़ रही हैं या फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ? नड्डा जी ने तो बोल दिया ना, अब हो गया बस। नड्डा जी था, नड्डा हाँ, नड्डा जी को आप कैसे भूल रहे हैं? नड्डा स्वयंसेवक संघ अपना वो NSS एक बनाएंगे, मुझे लग रहा है आने नहीं वाले लग रहा है। हाँ, हाँ। हाँ। नड्डा स्वयंसेवक संघ एक उन्होंने चलेगा। कहा कि हमें तो आरएसएस की जरूरत ही नहीं जरूरत नहीं, है, हम और इतनी मतलब बड़ी पार्टी निहायत बन गए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि जो लोग स्वसमर्पित होकर के और एक पर्व समझ करके इसमें सब लगते थे, उनका कोई लालच नहीं था, वो लोग लगते थे और घर घर जाते थे। इस बार हमने नहीं देखा कि लोग घर घर पहुंचे हों कि आपने वोट डाला कि नहीं डाला है। नड्डा जी में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ना उसका, संसद में बैठ कर हाँ, ये करते हैं, महबूबा, महबूबा महबूबा गुलशन में गुल खिलते हैं, हाँ। जब से रामे मिलते हैं, मैं और तो फूल बाहरों से निकला, चार सितारों से निकला दिल डूबा। भाई तीसरी स्ट्राइक दे देगा। साला, सही बात है, कॉपीराइट स्ट्राइक। हम लोग बेसुरे हैं वैसे, तो हो सकता है ना भी आए, ना भी आए, क्या कहा पीछे लगे। हाँ हाँ। तो उनके ये जो इन्होंने बयान दिया, फिर वो भगवा वाला, भगवा मतलब हिंदुत्व नहीं, यहाँ हमारा कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आरएसएस की हमें कोई आवश्यकता हरा मतलब हिंदुत्व होता है, भगवा मतलब हिंदुत्व। अरे यार, मतलब मैं तो वैसे मुझे डाउट था जब इन्हें ये बताया गया कि 2024 का इलेक्शन इन्हीं के ही उसमें मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा, मेरे को तभी धक धक होगी थी। मैंने कहा गया ये अब जो है ना वो आपका गांधी सेतु की तरह ये धड़ाम, अब ये नहीं पहुंचेगा वहां 300 तक, तभी लग गया था मुझे। बोला तो नहीं आपने ऐसा कुछ? नहीं, मुझे आप तो 400 करने नहीं, मैंने में 400 नहीं कही थी, सबसे 400 कम तो प्रेडिक्शन हम मेरा ही सब था। कर रहे थे यार। हाँ, सबसे कम प्रेडिक्शन मेरा ही था। हम सभी को पता है कि किस प्रकार से हम एक शर्त हारे थे, सबको पता है। अच्छा, इनोवा इनोवा। जिन लोगों को नहीं पता वो उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आए हैं उस दिन पर जो हमारी लाइफ है उसको देखें। तो अब हमें भी अभी रिसेंटली पता चला है कि हमारे जो चाचा श्री हैं उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया या उनके साथ रहते हैं आजकल, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से। अब रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि अब इतनी तगड़ी प्रोटेक्शन कैसे कर दी उन्होंने कि 250 से नीचे रहेंगे, और 250 से जस्ट नीचे ही रहे हैं, है ना। मैं सोच रहा था इस बात को, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपने ऐसी प्रोडिक्शन कैसी कर दी, ये तो साला सब फेल हो गए, 400 कर रहे थे, इतने बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट जो पूरे भारत में घूम रहे थे, आपने घर बैठ के बता दी। कहते अरे मेरे को आरएसएस वालों ने बताई है, सबने, आरएसएस वालों ने इनको बताई है, मेरे चाचा को। अब बेसिकली आरएसएस का जो ग्राउंड कार्यकर्ता है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि क्या हो रहा है, और वो जमीन पर कार्य नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं। नड्डा जी का बयान, ये इंद्रेश जो भी हैं, इनका भी जो भी बयान है, सब जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ खटास थी। अब वो मोदी और आरएसएस के मध्य है या नड्डा आरएसएस के मध्य है? नहीं, नड्डा दुश्मनी करने लायक योग्य इंसान है नहीं यार, मुझे नहीं लगता है। राइट। नड्डा जी क्यूट आदमी हो, उनसे दुश्मनी कोई क्यों करेगा यार। हाँ, तो पॉइंट यहीं पे आ गया ना, मोदी और आरएसएस के बीच में ऐसे संबंध रहे हैं, अगर हम इतिहास में जाके देखें, ये नड्डा और मोदी और आरएसएस के बीच में अब लड़ाई का मुझे वो थोड़ा कम समझ में आया, पर लड़ाई तो है, इतना जरूर दिखता है। हाँ। दूसरी चीज़ क्या है ना कि जब आप गुजरात सीएम थे नरेंद्र मोदी, उस समय किस प्रकार से जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, और इन सब का जो हाल हुआ है, वो हम देख सकते हैं। और ये बड़े कद्दावर नेता होते थे गुजरात में उस समय। तो मुझे यही लगता है कि जो नरेंद्र मोदी कई बार इस तरीके से कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ये अहमदाबाद में कई मंदिर थे, उनको सड़क पे मंदिर थे, बीच सड़क पे बना रखा है, तो उनको हटा दिया गया। मस्जिद भी थी, कुछ मज़ार भी बनाई हुई थी, उनको भी हटा दिया गया। अब बीच में मंदिर आ रहा था, उनको भी हटा दिया गया। विकास कार्य चल रहे थे, उसके कारण ये सारा जो विद्वेष था दोनों के बीच में, विश्व हिंदू परिषद, विनय कटियार, ये क्या नाम था इनका, तोगड़िया, और इनके मोदी के बीच में हुआ था। पर आरएसएस का मैं थोड़ा कम समझ पाता हूँ, क्योंकि आरएसएस का जब हिस्ट्री भी देखते हो ना, मोदी और आरएसएस की, वो ऐसे रहा है जैसे बिल्कुल आपको हाथ उखाड़ना है शरीर से। नहीं, अभी भी देख लो ना, जब राम मंदिर पूजा हुई थी तो दोनों साथ साथ गए थे। जब सीएम थे ना, तब के भी आपको उस तरीके के आर्टिकल मिलते हैं कि इन दोनों के बीच में रिफ्ट है, मोदी और आरएसएस के बीच में रिफ्ट। उपरांत भी
आरएसएस ने ये पीएम बनाने के लिए किया काम, ठीक है। दूसरी नहीं तो ये सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे मोदी का कैंडिडेचर आरएसएस वाले। उस वो समय तो 2014 उनके की बात पास, कर रहे हाँ, हैं जब इनएविटेबल हो गया ना 13 के सितंबर में कि भाई अगर हम आडवाणी समाज और के बाद। इसी को लेके चलते रहें तब तो नहीं होगा। हमें आज ऐसा भी ये बात इसमें होती मैं है। आपको गोवा अधिवेशन के बारे में बताता हूँ, वो उससे चीजें क्लियर और होंगी। गोवा में क्या हुआ, राजनाथ सिंह ने गोवा में मीटिंग रखवाई, सभी पार्टी मेंबर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया, एल के आडवाणी को भी बुलाया। एल के आडवाणी को तब तक पता चल गया था कि राजनाथ सिंह कुछ मोदी कर रहे हैं। मोदी के लिए कर रहा है कुछ। 2013 की बात हो रही है ना। हाँ, ये 2013 की बात हो रही है। तो एल के आडवाणी ने कहा कि मैं नहीं आ रहा गोवा हुआ, तुम कर लो जो करना है, मेरे को बनना है साला पीएम, मैं मेरे को बनाओ। उनका ये चल रहा था अभी, क्यों मोदी वोदी बना रहे हो। उधर से आरएसएस भी एल के आडवाणी के पक्ष में ही था। अब फिर राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि हम यहाँ पे कोई पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गोवा में अधिवेशन हुआ और सारे नेता जो हैं एक एक करके गोवा के एयरपोर्ट पे पहुंचे। अब वहाँ से जहाँ पे अधिवेशन था, होटल में जहाँ पे भी जाना था वहाँ पे जा रहे थे, तो सारे नेता आए और आके होटल में चले गए। मोदी जी उतरे गोवा के एयरपोर्ट पे और जैसे ही बाहर निकले, लंबी किलोमीटरों की लंबी लाइन और मोदी 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 ये हो रहा था वहाँ पे। साला ऑरा बन गया। इधर से टीवी जो है वो कवर कर रहे हैं इसको, अरे ये क्या है साला, ऐसा तो अभूतपूर्व है ये, इतनी लंबी लंबी लाइनें, मोदी मोदी चल रहा है यहाँ पे, ये नेता कौन है, क्या हो गया है ऐसा। और जबकि इतने बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह और ये सब जा चुके हैं, ये हो क्या रहा है ये। फिर मोदी जी पहुंचे होटल में और पूरे में चल रहा है, पूरे मीडिया में चल रहा है मोदी मोदी मोदी, ठीक है। राजनाथ सिंह ने पहले कह दिया था इसको घोषित रूप से कि हम आज ये निर्णय नहीं लेंगे कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा। फिर सबने अपने लेकिन मोदी जी अपने आंदोलन जी भी लेके आए थे साथ में। मोदी कि नहीं कैसे कहोगे। ये क्या भगवंत मान ने भी ऐसे करवाया था। फिर में थे भगवंत मान। फिर क्या हुआ, फिर वहां पे सबने अपनी अपनी स्पीचेस दी, ठीक है। अपनी अपनी स्पीचेस में सबने अपने अपने सुझाव दिए। मोदी जी ने भाषण दिया। मोदी जी ने जो भाषण दिया, वहां पे जितने लोग बैठे थे वो 3 मिनट तक लगातार ताली पीटते रहे, ऐसा भाषण था वो। क्या भाषण था वो बाहर नहीं है, पर जो बात है वो ये बात है कि वो 2-3 मिनट तक ताली पीटते रहे, इतना भयंकर तगड़ा भाषण था, ठीक है। राजनाथ सिंह की अंतिम स्पीच थी, क्योंकि राजनाथ सिंह पार्टी प्रेसिडेंट थे। अब पार्टी प्रेसिडेंट लास्ट में बोल रहे, लास्ट में बोलते 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 बोलते, जबकि वो कह चुके थे कि नहीं डिक्लेयर करेंगे, तो भाई साहब के मुंह से निकल गया मोदी जी तुम ही हो। तो फिर वहां से मोदी जी आए और पार्टी प्रेसिडेंट ने कह दिया, तो तभी सब के सब उठ के खड़े हो गए, लो मोदी जी हार लो पहनो। लेकिन इससे तो ये पहले हुआ। पतंजलि में आचार्य कुलम का उद्घाटन हुआ था 2013 अप्रैल में, वो इससे पहले हुआ था। और वहां पर रामदेव जी ने सारे संत समाज की इकट्ठा कर लिए और उन्होंने ये कह दिया था कि पूरा संत समाज एक है, अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर भाजपा नहीं। बिल्कुल और अगर ये चीज हो गई, सही बात। अगर ये चीज होती है तो हम वोट देंगे, नहीं तो पूरा संत समाज जो है भाजपा का बाइकआउट करेगा और वोट ही नहीं डालने जाएगा। और नहीं तो फिर हम अपनी पार्टी खड़ी करें, चाहे कुछ करें, फिर हम मोदी कैंडिडेट चाहिए हमें, ये था बात। तो ये हुआ। उसके बाद ये आरएसएस ने तो यहाँ से कहा कि चलो यार, जब सब चाह ही रहे हैं। उनकी पहली पसंद नहीं था, आरएसएस की पहली पसंद नहीं थी। वो भी आज भी कहते हैं कि गडकरी को बना देंगे पीएम अगर आरएसएस का द रीजन के जो बंदा है वो अपना स्टैंड ले लेता है और एग्जैक्टली वो एक हो सकता है। मतलब उनकी डिमांड्स पे गिवन नहीं करता। पर आप एक चीज देखो ना, ये अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो भाई साहब भाजपा होती ही नहीं। मैं तो ये कहूंगा, इवन आप गुजरात डेज से, जो गुजरात में पहली सरकार बनी है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। वो सीएम 2002-3 में बने हुए, एक अलग बात है। ये 1979 में ये जो मोरबी नाम की जगह कौन थी, मोरबी, जहाँ वो पुल टूटा था, मोरबी, वहाँ बहुत बड़ा जल प्रलय आया था उस समय। तो उसमें हजारों लोग मारे गए हैं और ये एक आरएसएस की टीम घूम रही थी उस समय। वहाँ सीएम पीएम नहीं पहुंच पा रहे थे, आरएसएस की टीम साला जानवरों को, फूले हुए जानवर, लथपथ लोग, उनको निकाल रही थी। और उसको लीड कौन कर रहे थे? मोदी। ये बेसिकली वो गुजरात था जहाँ पर बापू जन्मे थे
एक बहुत बड़े लीडर के रूप में माने जाते थे, और आरएसएस के ऊपर इल्जाम था कि बापू की हत्या। अंत्य, हाँ, वहाँ पे और उस प्रचंड बहुमत की सरकार 3 बार लाना अपने दम पे, और उससे पहले भी देना। ये पहला इंसिडेंट था जब बेसिकली आरएसएस लोगों की नजरों में एक पॉजिटिव लाइट में आई थी। हाँ, आपने एक और बात बोली ना कि भाजपा ही नहीं होती, वो मतलब एकदम सटीक बात है, क्योंकि भाजपा यार 272 जो पार्टी सोच नहीं सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल। वो 130 आ गया तो बहुत बढ़िया नंबर। हम तो 2 पे थे, अभी भी साले लोग वही डिफिटिस्ट मेंटलिटी नहीं होती है, हम 2 से जो है 282। अबे कब तक रहोगे तुम? 303 240 पे आ गए, अब ये बोलो तुमने मेंटेन एक कैसे हाइट करना जो है उसे? हाँ, वो पे चलो ना कि नहीं हम कभी 2 थे। क्या मुर्दा वाली मेंटेलिटी है यार। भाई साहब, मोदी जी ने अगर बात करें तो बापू के गुजरात को मोदी का गुजरात बना दिया। और ये बात, ये चेंज, ये परिवर्तन लाना, और ऐसा परिवर्तन लाने के मोदी जी के हटने के बाद भी वहां से भाजपा नहीं हट पा रही है। ये परिवर्तन अब की लाना बार जो बहुत- मैंडेट आया है, कितना शातिर व्यक्ति, सोचो जरा। मैं इसका एक वो उदाहरण देता हूँ। ये ना दंगे चल रहे थे इधर, अहमदाबाद में दंगे होते रहते थे, तो ये 85-86 की बात है, दंगे चल रहे हैं, और इधर क्या होता है, एक जगन्नाथ यात्रा निकल रही है। जगन्नाथ यात्रा एक ऐसे क्षेत्र से निकल रही है, मंदिर तक जाना है, क्योंकि एक बीच में एक ऐसी रोड पड़ती है जहाँ पर मुस्लिम आबादी है। दरगाह थी वहाँ पे। उसने रोक दिया, पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगा दी कि नहीं जा सकती। यात्रा रुक गई। अचानक से यात्रा में हाथी आ जाते हैं, माहौतों वाले, और हाथी से तो अब सब डरेंगे, पुलिस वाले डर के भाग गए। वो साले बैरिकेडिंग हटी है, सारी चीज़ें हटी हैं, और उसके बाद फिर यात्रा निकली है। बाद में पता चला वो हाथी वाला आइडिया नरेंद्र मोदी का है। आप उनको शातिर कह रहे हैं। 1987 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी में एंट्री होती है। अभी क्लिप कट रीजन जाएगी। बीइंग, पॉजिटिव शातिर भी होता है। हाँ, रीजन बीइंग कि ये वाला जो शातिर, पॉजिटिव शातिरपना हुआ है ना, इसकी चीज़ें ये जो फैली हैं वहाँ पर आगे बीजेपी में। अदरवाइज वो आरएसएस में थे तब तक। 87 में ही केम टू ही जॉइंट बीजेपी। हाँ जी। अब जो है एक बचता है परीक्षा माफिया, जिस पे चर्चा मुझे लगता है कि होनी चाहिए। एनटीए के ऊपर हम सब ने लिखा है, बोला है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर आप लोग हम लोग की आवाज़ नहीं उठाते। कांड किया इन्होंने, एक सेंटर के 15-15 जो है वो टॉपर बन रहे हैं, और बोले कि नहीं। और ग्रेस मार्क कहाँ का भाई? हाँ, ग्रेस मार्क जब पहले दिया तो एनटीए वालों ने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि नहीं वो रूल नंबर 17 के सब क्लॉज, 13 के सब क्लॉज, 12 के अंतर्गत जो है ये तो, हाँ, ये कहा गया भाई ग्रेस मार्क तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया कि साले ग्रेस मार्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सब फर्जीवाड़ा मत करो। तो एक बात पे ये मुंह की खाए। अब ये 15-15 एक ही सेंटर के एलन और आकाश वालों के 15-15 टॉपर बन रहे हैं। तो पहले ये बोल रहे थे कि 6-6 ही बनेंगे, उसके बाद फिर वो 15 हो जाता है नंबर। और ये तो एक नीट है जिसमें 24 लाख स्टूडेंट जो बैठते हैं। इसके इतर एसएससी का एक भी परीक्षा पिछले 20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कभी कभी तो बीच में हरियाणा से बहुत आने लगे थे। पता चला भाई कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर पे आदमी कोई और बैठा हुआ है, एग्जाम कोई और दे रहा है कहीं से। इस तरह की समुन्नत टेक्नोलॉजी जो उसका भी प्रयोग जो है हमारे मतलब हरियाणा के भाइयों ने बहुत किया है। उसके बाद फिर वो दिल्ली, और हर बार एक केस हो जाएगा, स्टे लगेगा। मेरा रूममेट था, उसकी ज्वाइनिंग मुझे लगता है 3 साल लेट हुई है, रिजल्ट आया हुआ, स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। इस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं। टेलीग्राम के ग्रुप में जो है इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम ये सब करवाते हैं, सब पे परीक्षा माफिया जो है वो लगी हुई है। यूपी पुलिस में जो पेपर हुए थे भी, वो पूरी की पूरी परीक्षा स्थगित हुई। उसमें एज में अब वो देना पड़ा कि भाई अब एज में भी हम उनको छूट देंगे, 6 महीने के अंदर दोबारा करवाएंगे। और ये सारे चीज़ें मुझे लगता है कि ये बहुत व्यवस्थित तरीके से अजीत भाई कि इलेक्शन के से पहले इन स्टेट्स में इन चीज़ों को करना। मैं यूपी का पहले लूँगा, नीट तो कभी भी नीट क्लीन रहा ही नहीं है वो, लेकिन यूपी में कभी भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आई थी जब से योगी जी आए थे। हर एक का मतलब परीक्षाओं में बहुत ही ट्रांसपेरेंटली होता था। कहीं वो बताया ना उन्होंने अभी कि कभी के टाइम में ऐसा होता था कि 83
क्या एसडीएम थे, उनमें से 62 हाँ, एक ही जाति के हुआ अरे भाई करते थे। 6000 नियुक्तियां निकली थी, उसमें 5400 यादव थे या ऐसे कुछ था एक बार। हाँ 600 बाकी और थे। हाँ। लेकिन जो हमने पिछले उसमें रिकॉर्ड देखा है, यूपी का बहुत अच्छा रहा, और उसमें जो लोग पकड़े गए हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कौन है जिन्होंने यूपी पुलिस का और ये सब चीज़ों में पेपर लीक करवाए थे। मुझे लग रहा है कि ये बहुत सुनियोजित ढंग से, और इसमें मैं एक उदाहरण पुराना जाऊंगा। ध्रुव राठी ने लास्ट जो वीडियो बनाया था, उसने क्या कहा था कि जब मैंने देखा कि चंडीगढ़ के चुनावों में धांधली हुई और व्यक्ति सीसीटीवी के नीचे बैठा हुआ ये काम कर रहा है, तब मुझे लगा कि तानाशाही आ चुकी है। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसी इंट्यूशन लगती है, और अगर इन सब चीज़ों के पीछे बढ़िया जांच हो जाए तो, कि वो व्यक्ति जिसका नाम अनिल मसीह था, वो सीसीटीवी देख रहा है कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और वो उसके बाद में ये कांड करता है, और सबको पता था कि एक दिन एक्सपोज होगा, इसका सारा का सारा ठीकरा इसके ऊपर फूटेगा। तो पहले हम इस पर चर्चा कर चुके कि पहले वामपंथी और इस्लामिक लोग क्या करते थे कि पहले जुर्म कर देते थे, फिर वकील ढूंढते थे। अब वो दिमाग में पूरी शतरंज की बिसात बिछाते हैं, पूरा सब कुछ तय कर लेते हैं, जज और निर्णय तक फिक्स होता है, उसके बाद वो क्राइम करने वो जाते करके हैं। और फिर क्राइम को करते हैं। तो वो सारी चीजें वहां से लेकर, और फिर यूपी पुलिस का, और अब ये नीट का, ये सब कुछ सोची समझी साजिश है, सब कुछ देखा परखा है, और तब जाकर लेकिन के इसको अंकुर भाई ये implement किया जाएगा। कंटेन नहीं हो रहा है, नहीं हो नहीं रहा है, ये बिल्कुल ये है। एक माफिया है, और इसमें एनटीए के भी लोग मिले हुए बिल्कुल हैं। मिले हैं। जितने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर फ्रेम हो रहे हैं, उसमें सरकारी अधिकारी पक्का मिले हो। बिना उनके मिली भगत के ये संभव ही नहीं है। question और answer देखो जाए। ना कि वो केवल बच्चों का भविष्य नहीं, उन लोगों को तो कम से कम सोचना चाहिए कि भैया हमारी सरकार, पॉलिटिशियन तो अपनी सत्ता के बारे में सोचता है, यार तुम्हारी सत्ता के ऊपर सबसे बड़ा पहला सवाल खड़ा हो रहा है, रेलवे तो कम से वाले कम उसको कर रहे करो थे। तो सही। साला रेलवे वाला परीक्षा का फीस ले लिया, 3 साल तक डेट नहीं दिया एग्जाम का, 3 साल तक। पिछले 7 साल में 70 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें इस प्रकार की धांधली की खबरें आई हैं, नकल हुई है या फिर लीक हुए हैं। इस प्रकार की 70 एग्ज़ाम है पिछले 7 साल में। जब मैंने पिछले 5 साल में एएसएम का एग्जाम दिया था, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 2010 में पहला एग्जाम दिया था, और 13 में जाकर टियर 2 दिया था, बीच में सब कैंसिल ही होते चले गए, इतना तलक। और फिर आपकी एज निकल जाती है, अब आप क्या करोगे जी? बच्चों का ये सवाल उठाना बहुत आप जरूरी है। धोनी बन सकते थे स्टेशन मास्टर बनने के बाद, लेकिन आपने खाना पी के देह फुलाना ज्यादा जरूरी समझा। कहाँ फूल रही बाबर आजम बन गए आप, दौड़ा नहीं जाता है आपसे। है यार, ऐसा तो बाबा राजन तो ठीक है, वो उसमें गहना दूसरा है, वो आजम खान है, आजम खान है, आजम वो खान है। आजम खान जैसा ही है पूरी भाई वो तरीके भी से। आर्मी ट्रेनिंग लेके आया वो। हाँ, बाबर घानियों से गेंडा बोल रहा और 2 किलोमीटर वो 20 मिनट में दौड़ता है। तभी तो आईएमएफ का नाम लेकर के यूएसए से हार गए, क्रिकेट हार गए तुम। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, मैं ये कह रहा था पिछले 7 वर्षों में 70 एग्ज़ाम ऐसे हैं, पिछले 5 वर्षों में 41 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार की खबरें आई हैं। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो बचा हो, जिसमें आपकी कांस्टेबल की भर्ती से लेकर आपके एक चपड़ासी के एग्ज़ाम हो गए, आपके बैंक एग्ज़ाम हो गए, आपके नीट का हो गया जो इसके लिए होता है मेडिकल के लिए, और आपका आईआईटी का एग्ज़ाम हो गया। इन सब में ऐसी खबरें हैं, हाँ सब में ऐसी खबरें हैं। अब इसमें प्रभावित छात्र कितने हैं सोच सकते हैं? 1.5 करोड़ छात्र ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं। 1.5 करोड़ छात्र जो एक ऐसी एनर्जी से भरा होता है जो अपने पूरे फर्स्ट घर टाइम को, वोटर हैं वो सारे, राइट, सारे फर्स्ट टाइम। राइट। इनके पेरेंट्स मिला लो। सोचिए जो और अपने इनके घर parents, इनके भाई बहन। भाई अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होता कोई नहीं देख सकता। तो ये बहुत बहुत बड़ा फेलियर इस गवर्नमेंट का रहा है। और मेरा मानना ये है कि इसमें एक टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग हुआ है। टेक्नोलॉजी जो है ये इनके ऊपर बहुत भारी पड़ी है। रीज़न बीइंग कि पहले भी इस प्रकार की खबरें आती थी, पर क्या है ना कि उस समय स्मार्टफोन्स और ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से नहीं थी कि किसी ने पेपर लीक किया तो फॉर एग्जांपल हरियाणा में लीक हुआ है तो उसका फॉर एग्जांपल राजस्थान में पहुंचने में ही टाइम लग जाएगा। आज की डेट में क्या है, फ़ोटो खींचा भड़ाक से भेज दिया, ग्रुप बना रखे हैं, पता नहीं इस टाइप की खबरें आई हैं। और काम कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। एक अभी ये जो रिसेंट पकड़ा गया है तो एयरफोर्स में था ये व्यक्ति। ऐसे सम्मानीय पदों पर बैठे ऐसे इंस्टीट्यूशन से लोग निकल के जो डिसिप्लिन के नाम से जाने जाते हैं, उनसे निकल कर लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि 1.5 करोड़ यदि छात्र पिछले 10 वर्षों बल्कि पिछले 7 वर्षों में प्रभावित हुए हैं इस चीज़ से,
तो इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए कि इसका इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। मिनिमम 4-5 करोड़ वोट इससे जाते हैं। 1.5 करोड़ के उसके मतलब एक फैमिली का एक बच्चा लगा लो तो उसमें 4 लोग रहे तो 4.5-5 करोड़ लोग हो गए अपने आप ही। अब आप पता 5 नहीं करोड़ क्या इसका वोटों का मूल्यांकन किस तरीके से और किया जाएगा। जबकि आपको वादा मिल गया कि हम आपको 1 लाख रुपए की सैलरी की नौकरी देंगे, रोजगार पक्का देंगे, परीक्षाओं में कभी धांधली नहीं होने और देंगे। इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो थे परीक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रभावी माने जाते हैं। आपके IIT, आपके कैट और ये बड़े जबरदस्त एग्जाम माने जाते हैं पूरे विश्व में। वोकिज्म जब से आया ना उसके साथ कोइंसाइड करके ये सब चल रहा है। बच्चों को पास कर दो जी। अरे साला पास काहे कर दे बच्चों को भाई, ये क्या बात है बच्चों को पास कर। ये सब पुलकित तुलकित वैसे ही पास हो क्या है। हाँ, इसीलिए वो केजरीवाल को वोट देते हैं ना। ऐसे बच्चे केजरीवाल को वोट देंगे ना तो बोर्ड में मतलब पास कर दो, पढ़े लिखे नहीं पास कर दो। हम लोग सोचो कि स्टेट बोर्ड में यदि आप हैं 60% नंबर आ गया ना भाई साहब, सेलिब्रेशंस, फर्स्ट क्लास आया, ढोल फर्स्ट बजता है, क्लास। ढोल बजता है, इससे मेरे को महात्मा गांधी याद आ गए। उनके साथ भी ऐसा ही था कि मतलब वो पढ़ने में बहुत ही एवरेज, बहुत ज़्यादा एवरेज थे मतलब, तो कोई उनको पढ़ने वढ़ने के लिए कहता भी नहीं था। तो क्या हुआ कि उसको किसी ने बता दिया कि इंग्लैंड जाके वकालत करते हैं ना तो पास आराम से हो जाता है। तो घर में पीछे लगे, घर में पीछे लगे, इंग्लैंड जाके वकालत करूंगा, इंग्लैंड जाके वकालत करूंगा। तो हमारे तरफ भी ये होता है कि बोर्ड एग्जाम, अरे शेखपुरा दे दो, उधर बहुत चोरी चलती है। तो आदमी बेगूसराय का फॉर्म भरेगा शेखपुरा के किसी मतलब उससे, उधर क्या है जो फोटो आप लोग देखते हैं ना कि एग्जाम चल रहा है, दीवार पे आदमी चढ़े हुआ है, वो हमारे शेखपुरा जैसी जगहों के होते हैं। अच्छा, एक मजेदार बात इसमें ये भी है कि कल्याण सिंह की सरकार ही इस बात पे गिर गई थी क्योंकि उस टाइम वो नकल बिल्कुल नहीं करने देते थे और मुलायम सिंह ने ये कह दिया था कि मैं किताब रखवा दूंगा बराबर में। भाई साहब फुल मेजोरिटी सामाजिक न्याय ऐसे ही हुआ है भाई। तब मुलायम सिंह एक बार के में सामाजिक जीत गए थे। तब तो बच्चे तो चाहते हैं ये चीज हम ऐसे ही पास हो जाए। क्या पता कि केजरीवाल जी की अगली स्कीम यही हो। नहीं, मैं सोच रहा था कि दिल्ली में एक पार्टी बनाते हैं मैं और पुलकित भाई, और उसमें कहेंगे हम कि बच्चों को किताब बराबर में रखवा देंगे भाई, है ना। और सेटिंग वैटिंग का भी कुछ वादा करना पड़ेगा हमें, तब जाकर कुछ होगा। मतलब हम वादा करेंगे कि दुनिया वादा करती है कि पार्कों में लाइट लगा देंगे, हम कहते हैं पार्कों में लाइट बुझा देंगे। हम लाइट हटवा देंगे। कुछ आपको जो करना है करिए। यार इसका मतलब सॉर्ट आउट कैसे हुई है, ये समाधान इसका क्या हो पुलकित भाई ओयो फ्री भी करवा सकते हैं। अबे यार पार्टी गठित करो, 2024 चल रहा, 25 में चुनाव है। इसीलिए मैं उसको नहीं बिठाता हूँ, आप दोनों बैठ के पूरा हाईजैक कर लोगे। और उसके लिए पता है लोग सुपर चैट भेजते हैं 40 रुपया, 100 रुपया, 200, 500। पुलकित भाई फैन क्लब उसने अपना अकाउंट खुद बना रखा है और खुद पैसे भेजता है पुलकित भाई को भटके युवा में शामिल किया। समझे? तो समाधान क्या है, समाधान क्या है इसका? माफिया तो देखिए पकड़ में आ जाएगा, माफिया पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ये जो है ना कि साला स्ट्रांग रूम में है और क्लर्क बाबू जिनको ताला मारने बोला वो खोल के देख के खटाक से फोटो खींच लेंगे और दे दें, इतना ही करना है और उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। पता नहीं, मुझे लगता है कि मोरालिटी वाला जो एक पॉइंट है वो अगर मनुष्य खुद समझे तो ही इसका समाधान है। तो साला कितना आसान है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना यदि हो, मशीन से ही हो। लेकिन यार यूपीएससी का क्वेश्चन आउट नहीं होता है, यूपीएससी का जब नहीं होता है, यूपीएससी का नहीं हुआ, IIT JEE का भी 1-2 बार ही हुआ है, बार बार नहीं होता है। इसका मतलब है कंटेन किया जा सकता है। सही बात है। या ऐसा हो कि जो कंप्यूटराइज जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका एक ही सर्वर से हाँ, उसी वक्त उसी टाइम प्रकट हो या बस वो स्क्रीन पे। बीच में कोई पार्टी लोकली स्टोर ना कर सके, ये सब होना अब चाहिए। जैसे कि Machine मोदी जी ने should उधर से generate बटन the दबाया question paper और वो और सादा अकाउंट में सामने पैसे प्रकट पहुंच गए, वही होना चाहिए ऐसा ही सिस्टम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइम का जो है डीबीटी स्कीम बस वो स्क्रीन पे तभी आए बस। ये एक हो सकता है। और मेरे ख्याल से ऐसा भी बट ये इशू बहुत बड़ा है। ऐसे भी हो सकता है कि कम से कम 15 या 20 सेट बनाए जाएं। नहीं, वो तो बनता है भाई। नहीं, उसमें और ज्यादा बनाए जाएं और उसमें से कोई एक ही आए और वो उसमें भी एक भी क्वेश्चन सेम ना हो। अलग अलग के पास में अलग अलग क्वेश्चन पेपर वो होते तो हैं। जाता है, सबके पास में पूरा का ना तो सफल है होता है वो। सिस्टम, तो 4 सेट बनते हैं ना। नहीं, फिर उसमें क्या हो जाता है ना, आप नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होता है, कोई सेट कठिन आ गया ना, वो बात वो है। सारा सिस्टम है। ये सेट वाला केस कर देगा कि हमारा पेपर टफ था,
तो आप क्या करोगे? ये देखिए, ये बता रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स 15 स्टेट्स में इससे प्रभावित हुए हैं। 15 स्टेट्स में, और 15 स्टेट्स में सबसे अधिक जो लीक हुए हैं वो राजस्थान में हुए हैं। हाँ, राजस्थान 15 में पेपर लीक हुए कांग्रेस थे की राजस्थान सरकार में। थी। हाँ। बहुत ज्यादा 15 पेपर लीक हुए हैं वहां पर, और ये इलेक्शन इशू बनाया था नरेंद्र वो मोदी ने गया वहाँ इसी पर। वजह से है भाई, कांग्रेस गई है छात्रों की वजह तो से। ये छोटा और घोषणा पत्र में भी लिखना पड़ गया भाजपा को, मतलब उन्होंने ये मेंशन किया था। इतना बड़ा है, इसको बीजेपी जितना सीरियसली ले ले उतना अच्छा है, अदरवाइज अगली बार 240 भी नहीं यार चाहिए। आप ये देखो ना, वो राजस्थान की लड़की थी, कोटा की लड़की थी, वो छत से कूद गई, वो अभी वीडियो आया उसका। हर 55 मिनट पे एक छात्र या छात्रा सुसाइड करता है, हर 55 मिनट पे। बहुत बड़ा यार data वो है। इतनी वल्नरेबल एज है ना, उसमें क्या हाँ, होता है ना, यूं एक तो flick क्या होता होता है है, माँ mind, बाप का भी इधर से प्रेशर उधर। होता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ऊपर से बच्चा वल्नरेबल होता ही है वो। माँ बाप का प्रेशर तो एक तरफ, आप जब कोटा जैसे माहौल में रहोगे ना, जब माँ बाप का एक्सेस ही नहीं है आपको, उसमें तो आप खुद अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। अरे वहां पे उन्होंने पंखों में स्प्रिंग लगा दिया कि फांसी खाता है तो ये करो, पर वो लड़की ऊपर से कूद गई, अब उसका क्या करोगे? नीचे गद्दे लगवा दो सारे में को। क्या हुआ, अभी एक अन्नू कपूर की वेब सीरीज आई थी इसी विषय के ऊपर, कोटा के विषय के ऊपर। मतलब वेब सीरीज, शायद वेब सीरीज तो बहुत ही फुद्दू थी, पर ये मुद्दा उठाया था उन्होंने, और ऐसा ही जैसा उसमें दिखाया वैसा ही इस लड़की ने किया, एग्जैक्टली सेम इस लड़की ने किया। क्रैश कोर्स में ऐसा ही दिखाया था, ऐसे ही सुसाइड करते हुए दिखाया। मेन बात ये है कि वो इस सॉल्यूशन इसका नहीं, सॉल्यूशन है, जब यूपीएससी कंडक्ट करवा सकती है यार, आईआईटी वाले कंडक्ट करवा सकते हैं। हाँ, कैट का क्यों नहीं होता है लीक? जब या एक आध बार हुआ भी हो तो अगले बार वो प्लग इन करते हैं उन लूप होल्स को, तो फिर बाकी संस्थाएं एसएससी क्यों नहीं कर सकती? और कैट तो हो भी ऑनलाइन ही रहा है ना। हाँ। तो आपके पास सोल्यूशन तो है कम से कम कुछ। सॉल्यूशन है, वही है कि ये चेक नहीं कर पा रहे हैं कि अधिकारी जो है इनकी सीन कोड़ने में लगे हुए हैं, जो सेंधमारी बोलते हैं ना, कि घर में आप सोए हुए हैं और ईंट जो आटा हटा के और डकैती डाल, ये अधिकारी वर्ग जो है ना, जो साला नोएडा और दिल्ली में लाइट काटता है, नोएडा में खास करके योगी जी का जो वो काटने में लगा हुआ है पीछे से, ये सब। इसका एक सोल्यूशन जो मेरे को लगता है ना, वो ये हो सकता है कि सपोज करो एक रेलवे का पेपर लीक होता है, तो जो उसकी पूरी जिम्मेदारी है, उत्तरदायी उसका अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं उन सबको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हाँ, एक बार कर दो। एक बार खत्म कर दो। लेकिन फिर उसमें क्या होता है ना कि रेलवे एम्प्लॉय यूनियन है, यूनियन बाजी है। आखिर अचानक से सुरेश प्रभु जब मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ जाते हैं? गैस कटर साला काट के, मतलब ये लोग इतने नीच और निकृष्ट लोग हैं। आपको लगता है कि वो इतने एम्प्लॉय हो, ऊपर से नीचे अधिकारी जाएंगे वो छोड़ देंगे? इनका आईएएस एसोसिएशन, रेलवे सर्विसेज एसोसिएशन, ये सब जो है पढ़ के डैश में बांस कर देगा सरकार के, और डैश को फाड़ के फ्लावर बना देगा, और ये सरकार तुरंत रेलवे मंत्री भी बनेगी, बदल देगी, चाहे वो अश्विनी वैष्णव ही क्यों ना हो, किसी और को तुरंत चाट देगी। इस तरह का ब्लैकमेलिंग कैपेबिलिटीज होती है इन लोगों की। तो या तो यार एक ये कर सकते हैं, जो पर्यवेक्षक टाइप वाला सिस्टम होता है ना भाजपा में, कि प्रभारी बिहार का बनाएगा मराठी को, मराठा वाले का बनाता है राजस्थान का आदमी को, इस टाइप का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही जगह से फ्रेम होता है। हाँ, मतलब फुल प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, बट अगर कुछ संस्थाएं अच्छे से एग्जाम करवा रही हैं, दूसरी भी करवा सकती है। गवर्नमेंट अगर स्क्रूज टाइट करे तो ये हो सकता है। क्योंकि देखो यार, बच्चों के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है यार, लोग बच्चे मर और रहे ये हैं यार, चीजें हमने झेली है। ये पैंडेमिक है। हाँ, ये पैंडेमिक है। अगर दिन के 25 बच्चे मर रहे हैं आपके देश में, तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। इतना ना तो गर्मी में लोग मरते हैं, ना सर्दियों में मरते हैं, ना बाढ़ में मरते हैं, और ये सतत हर दिन 25-25 बच्चे जो है आपके मरते जा रहे भाई हैं। कोविड की तो आपने वैक्सीन भी बना ली, हाँ, इसकी इसकी वैक्सीन क्या कैसे वैक्सीन बनाओगे? हाँ, तो मैं मतलब जो भी सरकार के लोग यदि देखते उगते हैं, हमको तो लगता नहीं है वैसे। इस बार गए थे कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के शपथ ग्रहण में, मुझे पता चला उन्हें सीटें नहीं मिली
है टाई वाई लगा के भाई चले गए थे आप? अरे हम कहाँ गए? टाई वाई लगा के साइड में खड़े थे, देख रहे हैं हमको कोई पहचान नहीं, मैं 3000 फॉलोअर इस तरह के लोग अच्छा, उनके पास में इनविटेशन, हमारे पास भाई invitation 3000 फॉलोअर्स वालों के पास आया है था, पर हम गए invitation। नहीं फिर। हमारे पास तो भैया इनविटेशन भी नहीं आता हमने है। मना कर दिया। हमें तो भेजते नहीं, हैं, अजीत भाई आप तो हमें भेजते नहीं, हमें भेजते लिफाफा आएगा ना भोसड़ी का, आना मत, दिख मत जाइयो उधर, उसको वो बीप मार देना उसको, तो हमें लिख के आता है दिख मत जाना। तो इस टाइप से वहाँ पे गए थे ये लोग। तो जो भी है, जो भी लोग हमें देखते हैं सुनते हैं, उनसे आग्रह है कि बाकी यार पॉलिटिक्स तुम संघ के साथ जो आपकी लप्पो झप्पो जब हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये जो बच्चे मर रहे हैं हर दिन के 25, इनको रोकने के लिए जो पैंडमिक है, और ये आपका पोटेंशियल 5 करोड़ वोटर बेस है, जो यदि आपके प्रेजेंट नंबर ऑफ वोट्स में जुड़ जाता तो आप 400 पार आराम से, शायद नहीं आराम से हो जाते। तो उस पर इनको सोचना चाहिए। मिलते हैं अगली कड़ी में। इसमें एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ दर्शकों को कि मतलब बहुत सारे ब्रेनी लोग देखते हैं इसको, तो आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है तो प्लीज उसको कमेंट में डालिए, अगली बार हम उसे अपने हाँ, मतलब हम कोई सेक्शन में चर्चा करेंगे, कोई वीडियो होगा उसमें कोई बताएंगे अच्छा तो- सोल्यूशन होगा तो उसको हम जरूर यहाँ पे इनकलकेट करने का प्रयास करेंगे। प्लीज आप उस सोल्यूशन को डालिए। चलिए हम लोगों की तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम। पुडुचेरी को वणक्कम।